नहीं मैडम, अगर आपको याद हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम कर रहे थे, इंतहाई अहम है। सबसे पहले हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कल रिवीजन में, और डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि तीन इंस्ट्रूमेंट है भैया, बाकी अल्फाज बाद में देखेंगे कि प्रोमिनोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये तीन इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। उसके बाद अगर आपको याद, हम सीधा प्रोमिनोट पे चले गए थे कि पहले प्रोमिनोट को पढ़ के आते हैं इसमें, या बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ के आते हैं। तो प्रोमिनोट कल हमने पढ़ा था। प्रोमिनोट में एक चीज़ पढ़ी थी कि ये हमेशा डेटर इशू करता है जिसने पेमेंट करनी हो, और जब वो डेटर इशू कर रहा होगा तो लाजमी तौर पे अपने साइन करके देगा। और यहाँ पे ये जो प्रोमिनोट की डेफिनेशन थी, मैंने कहा था कि इसी से आगे एसेंशियल बताए हुए हैं जो हमने कल रीड किए थे। जैसे ये लाजमी राइटिंग में होना चाहिए, जैसे कल हमने डिस्कस किया था टेलीफोन के ऊपर जुबानी कलामी प्रॉमी नोट नहीं बनता। और जो बैंक नोट होते हैं, अगरचे ये लिखा हुआ एक प्रॉमी नोट है, मैंने कल आपको बताया था, ये जो करेंसी नोट होते हैं एक्चुअली ये भी प्रॉमी नोट है लिखा हुआ, लेकिन ये वो वाला नहीं जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डील होता है। ये बैंकिंग जो ऑर्डिनेंस है ये उसके तहत डील होता है। ये बैंक बनाने की इजाजत होती है बैंकों को, ये हम नहीं बना सकते। इसलिए मेरे से आगे कुछ चीजें और भी पढ़ेंगे कि बैंकों की जो तरह का प्रॉमिनी नोट होता है, ये बैंक जो नोट है इसकी तरह का प्रॉमिनी नोट भी बनाने की इजाजत नहीं है हमें, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बना रहे हो। इससे मिलता जुलता नहीं हमने बनाना। जैसे जगह जगह पे आप आपको रोकना शुरू करेगा कि आपने प्रॉमिनी नोट, जो बेरर है प्रॉमिनी नोट, ऐसा प्रॉमिनी नोट बनाते वक्त बेरर प्रॉमिनी नोट नहीं बनाना। क्यों? ये भी जो है ये बेरर एक करेंसी नोट, जो बेरर प्रॉमिनी नोट ही है स्टेट बैंक का, क्योंकि इसमें यही लिखा हुआ हमले हाथा, यानी कि जिसके हाथ में होगा स्टेट बैंक उसको मुतालबे पर अदा कर देगा। तो सेम वो बात करेगा कि ये जो प्रॉमिनी नोट होते हैं ये बनाते वक्त कभी भी आपने बेरर नहीं बनाना, क्योंकि अगर बेरर बनाओगे तो उसकी मुशाबहत ये करेंसी नोट की तरह की हो जाएगी, जो कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उसकी मोनोपली है, उसी को हक है कि वो ये नोट बनाए, कोई और बंदा नहीं बना सकता। तो इसलिए मेरे से वो आपको मना भी करेगा। और फिर हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्रॉमिनी नोट है उसमें कंडीशनल अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, यानी कि बीच में, और फिर इसकी एक्सेप्शन भी कर है, टाइम लिख लो, जगह लिख लो, है, या वो जो कोई सर्टन इवेंट लिख लो। फिर हमने कहा था कि साइन करेगा सिर्फ मेकर, और ये पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है, या फिक्स या डिटरमिन, यानी कि डिमांड, यानी कि अपनी आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव, यानी कि ऑन डिमांड भी, या ऑन डिमांड शुरू के अंदर लफ्ज लिख दो, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा, इस तरह करके, यानी कि ऑन डिमांड भी हो सकता है, और एट ए फिक्स टाइम, जैसे हमने कहा 6 मंथ आफ्टर डेट है, 1 ईयर आफ्टर डेट, इस तरह भी लिख सकते हो, या डिटर्मिनेट फ्यूचर टाइम ऑन द डेथ ऑफ फलाना बंदा है, जो सर्टन इवेंट है ये उसकी बात कर रहे हैं। और सर्टन सम ऑफ मनी ओनली, ये मनी ओनली, सर्टन सम होना चाहिए, और मनी ओनली, ये लीगल टेंडर का यहां से निकाला हुआ उसने, कि सिर्फ आपको याद है कल हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ पैसे की शक्ल में पे करने की बात करनी है प्रॉमी नोट के अंदर, डॉलर हो या इन काइंड कोई चीज हो तो वो वैलिड प्रॉमी नोट नहीं होगा। और बंदा भी जो होना चाहिए जिसको पे करने की बात हो रही है वो सर्टन होना चाहिए। इवन और बीच में लिख दो फलाना, यानी कि और करके एंड करके लिख लो, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी इजाजत है। या बेरर भी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट, अगरचे ये लिख रहा है, ये बता रहा आपको बेरर हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, बनते वक्त कौन सा बन सकता है बेरर, कौन सा नहीं, और आगे ट्रांसफर होते वक्त कौन सा बेरर हो सकता है, ये चीजें मेन है जो मेरे बच्चे आज की हमारी डिस्कशन होगी ये सारी। मेरे बच्चे इसमें इंतहाई जो काम की चीजें थी वो कल हमने डिस्कस कर ली थी कि ये प्रॉमी नोट के जो असेंशियल थे, जब ये आपने पढ़ लिए हैं मेरे बच्चे, अब आपके लिए आगे जो चीजें होंगी इंशाल्लाह आसान होंगी, और दूसरे नंबर पे रिपीट भी होंगी। अब जब हम आज बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो इसमें जो पिछली चीजें और रिपीट होंगी, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपकी चीजें रिपीट होते होते इंशाल्लाह जो आखिर में आपको जो चाहिए ना करेक्ट, वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा कि हमें चाहिए क्या है इसके अंदर। तो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज, अब बिल ऑफ एक्सचेंज याद करने, कल हमने डिस्कस किया था, अज्यूम कर लो मिस्टर ए, मिस्टर बी के पास गया, मिस्टर बी को कहा कि सर मुझे 1 लाख रुपए का उधार पे सामान दे दो। अब हमने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे कारोबार के अंदर उधार चलते हैं, ये है बायर, ये है सेलर, तो कारोबार में उधार चल रहे होते हैं। अब जो सेलर है वो सोच रहा होता है कि यार मुझे कौन सा अभी पैसों की जरूरत है, कम से कम मेरी चीज तो सेल हो रही है ना। मान लो कि इसको लग रहा है कि अच्छा बता, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा कि अच्छा बता पेमेंट कब कर देगा तू। वो कहता है कि सर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ज्यूम कर लो कि 2 महीने के बाद। उस वक्त वो सोचेगा यार 2 महीने के बाद तो मैंने भी तो फलाने फलाने बंदा जो मिस्टर सी है या फलाना बंदा है उसको मैंने भी तो 2 महीनों के बाद पेमेंट ही करनी है, तो ठीक है इससे मिलेगी मैं उसको पे कर दूंगा। लेकिन अगली बात मिस्टर बी मिस्टर ए को कहेगा भाई मैं कैसे एतबार कर लूँ कि तू मेरे पैसे दे देगा। वो कहेगा सर यकीन करे मेरी जुबान पे, कहता अगर आपकी जुबान पे मुझे यकीन ना हो, ये कौन कह रहा बोला मिस्टर बी मिस्टर ए को, अगर मुझे आपकी जुबान पे यकीन ना हो तो फिर वो कहता है सर मैं लिख के दे देता हूँ, मैं लिख के दे देता हूँ कि मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। अगर मिस्टर ए लिख कर दे रहा होगा तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनेगा, ये प्रॉमिनी नोट बनेगा, क्योंकि प्रॉमिनी नोट हमेशा कौन बनाता है, डेटर, ये हमेशा डेटर बनाएगा मेरे बच्चे, जिसने पेमेंट करनी है वो। मैंने आपसे 10,000 रुपया उधार लिया, मैंने कहा कि इतने दिनों के बाद दे दूंगा, तो मेरे बच्चे ये भी मेरे बच्चे इसका अगर मैं लिखकर आपको बना के दे रहा हूँ प्रॉमिनी नोट, तो डेटर, मैं डेटर हूँ आपका। उधार का भी प्रॉमिनी नोट बना के दिया जा सकता है बिल्कुल, फॉर वैल्यू रिसीव्ड, फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड,
यानी कि जो भी आपको बेनिफिट मिला, जो उधार में पैसे नहीं मिले आप हैं, तो वो वैल्यू नहीं है, वो कंसिडरेशन नहीं। तो इसलिए मेरे से कोई भी चीज आपको जो बेनिफिट मिल रहा हो, कोई भी, आप होटल में जाए रोटी खाएं, पैसे नहीं है तो उसको प्रॉफिट नोट बना के दे दो, जहां से मर्जी पंक्चर लगवाओ बाइक को, उसको प्रॉफिट नोट बना के दे दो। तो जो मर्जी चीज आप खरीद रहे हो, सर्विस खरीद रहे हो, तो आप किसी से उधार ले रहे हो, तो अगर आप लिखकर वादा कर रहे हो उससे, तो मेरे से किस शक्ल में बनाया जा सकता है? प्रॉमिस नोट की शक्ल में। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मुताबिक बनाना चाहिए, जो हमारे सिलेबस में सारी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है जो आपके लेवल का हो। तो मतलब मैं लफ्ज़ औकात बोलने लगा था, जो आपकी औकात मतलब लेवल तक हो, एक ही बात है। औकात को इंग्लिश में लेवल कहते हैं, तो मेरे लेवल का नहीं है, वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। ले बेटा। लेकिन मेरे मिस्टर बी ने अजीब सी बात कर दी। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा कि मिस्टर ए, ना मुझे तेरी जबान पे भरोसा है, ना मुझे तेरे लिखे पे भरोसा है। कहते बड़ी अजीब सी बात कर दी सर, ना मेरी जबान पे भरोसा करो, ना लिखे हुए पे भरोसा करो, फिर चाहते क्या हो? आप खुद हुक्म करो। मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को ये बात की कि ये लफज कि आप खुद हुक्म करो, उसने कहा कि ये मुझे चीज समझ आ रही, मैं तुझे हुक्म करता हूं कि तूने मेरा 1 लाख रुपया 2 महीने के बाद देना है, मैं तुझे हुक्म करूंगा लिखकर, और मेरे हुक्म के मुताबिक फिर तू मुझे पे करेगा। अब यहाँ पे कॉपी पेंसिल कौन पकड़ रहा है मेरे से? मिस्टर बी, क्रेडिटर, उसके हाथ में कॉपी पेंसिल है और वो लिखना शुरू करता है उसी तरह सेम। मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, सबसे पहले हमने क्या लिखनी है? तारीख। और ये तारीख कौन सी होगी? जिस तारीख को ये इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, जिस तारीख को ये इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। कल की टैक्स की क्लास लाजमी लीजिएगा मेरे बच्चे, जिन बच्चों का टैक्स है। 5 दिन की सर ने क्लास रखी, उनका शुक्रिया कि 5 दिन उन्होंने वो निकाल रहे हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा था शायद सर 2-3 दिन की क्लास पढ़ाएंगे, सारी बात 2-3 दिन में क्या बंदा डिस्कस कर पाता। तो 5 दिन की क्लास, 8, 9, 10, 11, 3 घंटे, तो 15 घंटों में इंशाल्लाह होपफुली इतने काबिल हो जाएंगे आप कि अपना पेपर कोई बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सके इंशाल्लाह। इसलिए मेरे उस क्लास को मिस नहीं करना आप लोगों ने। हैं 8 बजे बकवास कर तो रहे, 8 से 11 बजे यहीं पे इसी रूम में। ले बेटा, सबसे पहले हमने क्या लिखना? तारीख लिखनी। तारीख के बाद वही बात मेरे बच्चे अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट कितनी है भला? 1 लाख रुपया। अब मेरे बच्चे पहले हम लिखा करते थे आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा। यहाँ पे आई प्रॉमिस टू पे थोड़ी करना है, ये पेमेंट बी ने तो करनी नहीं, ये पेमेंट करनी है मिस्टर ए ने। बी तो मेरे बच्चे क्रेडिटर है। बी कौन है? बी तो क्रेडिटर है और ये डेटर है। अब कॉपी पेंसिल पकड़ के लिख कौन रहा है मेरे बच्चे? वो तो लिख रहा है क्रेडिटर। इसलिए यहाँ पे मेरे बच्चे वो आई प्रॉमिस वाला लफ्ज नहीं होगा, यहाँ पे हुक्म देगा। और हुक्म मेरे बच्चे पेमेंट कब होनी है बोला? अज्यूम कर लो 2 महीने बाद, 2 मंथ्स आफ्टर डेट। उसी तरह लिखेंगे 2 मंथ्स आफ्टर डेट। अब ये नहीं होगा आई प्रॉमिस टू पे, नहीं, पे, पे या प्लीज पे। अब तो आपको पता ना कि प्लीज पे से कोई रौला नहीं होता। हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो कहते हैं जैसे मर्जी आप पोलाइट अल्फाज बोल लो, जब आप किसी बंदे से अपनी पेमेंट मांग रहे हो, अपनी पेमेंट मांग रहे हो, वो मेरे से बिल ऑफ एक्सचेंज ही होगा। जब अपनी पेमेंट मांग रहे हो, जब आप अगले बंदे से उसकी पेमेंट मांग रहे हो, वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। यानी कि एक बंदा अपनी पेमेंट मांगने के बजाय अगले बंदे से उधार मांग रहा हो लिख के, मुझे इतने पैसे दे दे प्लीज, प्लीज पे, इतने पैसे और मेरे अकाउंट में लिख दो, इसका मतलब अपने अपने पैसे थोड़ी मांग रहे हो, हैं? ये तो आप उससे उधार मांग रहे हो। जब अगर आप उधार नहीं मांग रहे, अपने पैसे मांग रहे हो, वो कहता है जैसी मर्जी पोलाइट लैंग्वेज हो वो आप यूज कर सकते हैं, चाहे पाँव पड़ जाओ, लकीरें निकालो नाक से, लेकिन वो होगा मेरे बच्चे बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर अपने पैसे मांग रहे हो क्या रखोगे, लेकिन उसके पैसे मांग रहे हो, वही बात जैसे मर्जी मांगो मेरे बच्चे, वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं हो। क्या रखोगे? उधार जिस डॉक्यूमेंट पे मांगते हो वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। लोड़ा कहता है प्लीज पे रुपीज 100,000 टू मिस्टर बी आर ऑर्डर फॉर वैल्यू रिसीव्ड। जो भी है वो आपको पता अल्फाज लिखे हुए उसमें वो देख लेना, मैं जैसे लामती तौर पे लिख रहा होता। लोड़ा इसके ऊपर अब जो बनाता है भाई, जो इंस्ट्रूमेंट लिख रहा हो ना, उसने तो लाजमी साइन करना है, लिखने वाले ने तो लाजमी साइन करना है। लेकिन मेरे बच्चे इसमें पेमेंट किसने करनी है? वो करनी है मिस्टर ए डेटर। अब ये नहीं हो सकता जो बनाने वाले ने साइन तो कर दिया हो और करके अपने पास ही रख लिया हो, और कल वो ए के पास जाएगा, ए मुकर जाएगा, वो कहे मैं क्यों करूं पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इस इंस्ट्रूमेंट को बना के आपने क्या करना है? आपने जो डेटर है उसके सामने रखवा के इसको एक्सेप्ट भी करवाना है। इसलिए किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक्सेप्टर लिखा हो ना, तो समझ लो ये क्या है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि एक्सेप्ट कराने की नौबत किसको आती है? बिल ऑफ एक्सचेंज, और किसी इंस्ट्रूमेंट को नहीं, ना प्रॉमिस नोट का चेक। ये किसको एक्सेप्ट कराना होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज को। तो एक्सेप्ट किसे कराएंगे? मिस्टर ए से। मिस्टर ए भी साइन करेगा और मिस्टर बी भी यहाँ पे क्या कर देगा? अपने साइन कर देगा। अब ये इंस्ट्रूमेंट किसके पास पड़ा होगा? मिस्टर ए के पास। तो मिस्टर ए ड्यू डेट के ऊपर जाएगा और मिस्टर बी से, सॉरी, मिस्टर बी के पास।
मिस्टर बी ड्यू डेट के ऊपर जाएगा, मिस्टर ए से पेमेंट वसूल कर लेगा। अब मेरे बच्चे देखो, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कौन कर रहा है, मेकर कौन है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का, जो मेकर है वो है क्रेडिटर, इसको मेकर कह लो। या मेरे बच्चे अब यहाँ पे जो लफ्ज बोलेगा वो कहेगा ड्रॉयर, वो बंदा जो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके लफ्ज क्या बोलेंगे, ड्रॉयर, या उसको मेकर कह लो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसको मेकर भी कहता है, ड्रॉयर भी कहता है, लेकिन हमारी किताब क्योंकि बच्चों के लेवल की है इसलिए वो कहता है कि ये क्या है, ये ड्रॉयर है। अब मेरे बच्चे जिसको पेमेंट मिलनी है, मिलनी किसको है, बी, अपने आप को कह रहा, अपना ही नाम लिख रहा था, ये ड्रॉयर भी है, जिसको पेमेंट मिलनी होती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसका नाम होता है पेई। जिसको इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पेमेंट मिलनी होती है उसको क्या बोलते हैं, पेई। यहाँ पे पेमेंट किसको मिल रही है, बी को खुद को मिल रही है, तो बी अपना नाम लिख रहा है, तो पेई भी यही है, ड्रॉयर भी यही है, याद रखोगे, पेई भी यही है, ड्रॉयर भी यही है। और पेमेंट करनी किसने है, मिस्टर ए ने। तो जो डेटर, जो इंस्ट्रूमेंट जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज पे पेमेंट करनी है उसके लफ्ज बोला करेंगे ड्रॉई, लफ्ज क्या बोलेंगे, ड्रॉई। और जब ये इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, ड्रॉई ही एक्सेप्टर बन जाता है। जब इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है तो ड्रॉई ही एक्सेप्टर बन जाता है। तो ड्रॉ जब तक एक्सेप्ट नहीं किया ड्रॉई ने, तो ड्रॉई जस्ट जब एक्सेप्ट कर ले, चाहे ड्रॉई बोल दो चाहे उसको एक्सेप्टर बोल दो। अब अगली बात मेरे, यहां तक की तो बात समझे, मिस्टर बी ने अपना नाम लिख दिया था पेई के तौर पे, खुद ही ड्रॉयर था, खुद ही पेई था। लेकिन मेरे बच्चे अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अच्छा मिस्टर बी ने उस वक्त सोचा था 2 महीने के बाद मैंने मिस्टर सी की पेमेंट करनी है। मिस्टर बी का क्रेडिटर है, मिस्टर बी ने मिस्टर सी की पेमेंट देनी थी। अच्छा वो जब बी ए को सेल कर रहा था 2 महीने के बाद, उसने कहा था मैं पेमेंट कर दूंगा, उसी वक्त बी सोच रहा था मैंने भी तो 2 महीने बाद मिस्टर सी की पेमेंट करनी है। इसलिए वो क्या करता, जब इंस्ट्रूमेंट बना रहा था, इसी इंस्ट्रूमेंट में बनाते वक्त उसने पेई के तौर पे क्या लिखा कि 2 months आफ्टर डेट प्लीज पे ₹100,000 टू मिस्टर सी आर ऑर्डर फॉर वैल्यू रिसीट। ये उसने अपनी जगह पे किसका नाम लिख दिया, मिस्टर सी का। अब पेई कौन है, मिस्टर सी, ये पेई हो गया। ड्रॉयर कौन है, वो तो बी ही है, और ड्रॉई कौन है, वो ए है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे से, एक चीज पक्की करके दिमाग में रखनी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा 3 पार्टीज होंगी, हमेशा 3 पार्टीज होंगी, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। हाँ बात का 2 जो पोजीशंस हैं वो एक बंदा भी अपने पास रख सकता है, ड्रॉयर और पेई वाली 2 पोजीशंस एक बंदे के पास भी रह सकती हैं। यानी कि पेई वाला स्टेटस ड्रॉयर चाहे अपने पास रख ले चाहे किसी और को दे ले, लेकिन ये ड्रॉयर के पास ही इख्तियार है, ड्रॉई के पास नहीं है। ड्रॉई 2 पोजीशन नहीं संभाल सकता, ड्रॉई जस्ट ड्रॉई देगा जिसने पेमेंट करनी है। हाँ जो ड्रॉयर है वो खुद पेई बन सकता है या किसी और को पेई बना सकता है, जैसे यहाँ पे ये मिस्टर सी पेई है। अब आई कैप क्या करता है, आई कैप पहले तो आपको एक, पहले सिंपल मैं आपको बताना शुरू करता हूं, अज्यूम कर लो वो कहेगा मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1,00,000 रुपए का उधार क्या खरीदा। अब देखते जाना साथ कौन किससे खरीद रहा है, कौन मखरूज बनेगा, किसने पेमेंट लेनी है किसने देनी है। कहेगा मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1,00,000 रुपए का उधार पे सामान खरीदा है। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अगर मिस्टर ए इंस्ट्रूमेंट बनाता है तो उसकी नेचर बताओ, हम कहेंगे प्रोमी नोट, और फिर कहेगा वो ड्रॉ कर दो, हम ड्रॉ कर देंगे। फिर वो कहेगा अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मिस्टर बी अगर इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता है वो कौन सा बनेगा, हम देखें। अच्छा वो बोलेगा नहीं ये क्रेडिटर है ये डेटर है, आपने ट्रांजैक्शन से पहचानना है। वो कहेगा मिस्टर, एक बच्चा है उसने सीएफई में एडमिशन ले लिया है मान लो फलाने सब्जेक्ट में, और वो पेमेंट करेगा मान लो कि 2 महीने के बाद। अगर वो स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट बनाते तो फिर क्या बनेगा, अगर कॉलेज बनाते तो फिर क्या बनेगा, समझ आ जाएगी हमें फॉर्मूला से। लेकिन आई कैप यहां तक थोड़ी रुकता है। अब अगली बात, आई कैप कहता है कि मिस्टर ए ने एक, चलो पहले तो कहेगा मिस्टर बी ने कभी कोई उधार पे खरीदा हुआ मिस्टर सी से, मिस्टर बी ने मिस्टर सी की पेमेंट करनी है, और आज मिस्टर ए मिस्टर बी के पास आया और उसे उधार पे कुछ खरीद रहा है, सिचुएशन कंप्लीट होगी। मिस्टर बी ने पहले से कुछ उधार पे खरीदा हुआ मिस्टर सी से या उधार लिया हुआ, आज के दिन के ऊपर मिस्टर ए मिस्टर बी के पास आया और वो कह रहा है कि मुझे उधार पे ये सामान दे दो। ऐसा इंस्ट्रूमेंट तजवीज करो जो तीनों को कवर कर दे इस सिचुएशन, वो लफ्ज ये नहीं कहता तीनों को, कहता सिचुएशन को कवर कर दे। हाँ बिल ऑफ यहाँ पे ये सबसे टेक्निकल उसका सवाल बनता है, यार ये क्या है इस सिचुएशन में, वो ये तो बताया सर ने कहा था ये लिख रहा हो या ये लिख रहा हो, है वो लिखने वाला तो सर यहाँ पे है ही नहीं। सर फिर पता नहीं कि अल्लाह माफ करे सही करते हैं भाई, इनको बंदा कम ही फीस देते हैं हम लोग, है तो मतलब बात पूरी तो बताई नहीं सर ने। भाई सर ने बताई होती है माशाल्लाह, उस वक्त हम लोग भी पता नहीं है, बड़ी बड़ी सर पे टोपियां ली होती हैं, कान बंद किए होते हैं। हाँ वही तो मैं मजाक कर रहा हूँ, इसलिए मेरे से कान खुले रखा करो, बेचारे टीचर बता रहे होते हैं आप। इस सिचुएशन में
फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनेगा? जब भी तीन पार्टीज बीच में दे देगा, किसी ने किसी से पेमेंट लेनी है और किसी की पेमेंट देनी है, ऐसी सिचुएशन कवर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? वो फिर मेरे से बिल ऑफ एक्सचेंज ही हो। याद रखोगे मेरे से? तो फिर नेचर यहाँ पे पहचान ली है और फिर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है, और वहां पे पे के तौर पे किसका नाम लिख देना? सी का। याद रखोगे, ताकि उस तीनों कवर हो जाएंगे। बी ए से भी कह देगा भाई तूने पेमेंट करनी है, और फिर उस सी को भी पेमेंट दे रहा हूँ, तो बी पकड़े बिल ऑफ एक्सचेंज बना दे जिसमें तीनों पार्टीज कवर हो जाएंगी। ये ध्यान रखना पेपर में मेरे बच्चे। ये अभी तक का जो सबसे टेक्निकल मामला है जो वो पूछा है उसने फिलहाल ये है। आगे कोई और चीज निकाल ले तो उसका आपको पता ही है, वो बात क्या है इस मामले में। हाँ हाँ, जंगल का बादशाह भैया। ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों? अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन। फिर अगेन वही एसेंशियल पढ़ेंगे तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। लो बेटा जरा आइएगा, पहले तो बता रहा तीन पार्टीज हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। फिर अगली बात मेरे से ये तो हमें पता है ड्रॉयर कौन है, जहां पे क्रेडिटर को ड्रॉयर कह रहे हैं। पेई कौन है? जिसने पेमेंट करनी है। पेई ही जब मेरे से इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है क्या बन जाता है? एक्सेप्टर। उसके बाद पेई पेई कौन, सॉरी ड्रॉई ही, सॉरी माजर, सॉरी साहब डाक दिया करो जिथे मेरी गल हो रही होंगी। बता रवीन है जल्दी बता दिया करो ना, तो परेशान ना हो अगर, कोई मसला नहीं। मैं कौन सा अल्लाह माफ करे बाद में कोई लड़ाई हुई है आज तक हमारे? हैं कोई किसी को आज निकल रहा तो क्लास से मेरी गलतियां निकाल रहा है? नहीं मेरे बच्चे हैं, आज तक नहीं कभी ऐसा हुआ, अल्लाह माफ करे, आज तक मेरे पूरे उस करियर में कि किसी बच्चे ने मुझे कहा हो कि सर ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो और मैंने उसको कहा तू क्लास से निकल, या कोई खुदा ना खासा के फिर उसके बाद कल अगले दिन आते ही मैंने उससे सुनना शुरू कर दिया। नहीं, ये बेशर्मी है, ये उस्ताद नहीं होता। बच्चे के साथ कोई इस तरह का वो करना, ये उस्ताद नहीं होता। ये कुछ और लोग होते हैं जो उस्ताद के चेहरे में होते हैं, या मकरू चेहरा उन्होंने अपनाया होता है। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, उस बच्चों का हक है। अगर इस तरह की बात इससे, हाँ कोई बदतमीज हो तो फिर एक तरीकाकार होता है, फिर पहले समझाएं, ना समझ रहा हो तो फिर जाहिर बात है ऐसे बंदे को क्लास में बैठाना वैसे ही कारण बना सकते। ले बेटा फिर वापस आओ। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की निशानियां क्या होंगी? एक तो एक्सेप्टर लिखा होगा, ध्यान रखना है आपने, एक्सेप्टर लिखा होगा। अब जस्ट एग्जांपल इस तरह ये आपके सामने बिल ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पे पेई कौन है? डेट पे टू एक्स वाई जी, बाकी बात पता लग रहा है ये पेई है। जो यहाँ पे साइन आ रहे हैं मतलब कौन है? एमएनओ। ये कौन है? ये ड्रॉयर होगा। जो एक्सेप्ट जब देखो एक्सेप्ट के नीचे जो एबीसी आ रहा है ना, जो एक्सेप्टेड है, ये डेटर होता है मेरे जारी बात है। और डेटर कौन है यहाँ पे? ड्रॉई। तो ये मेरे खैर इस तरह करके आपने इसको याद रखना। लो बेटा एसेंशियल एलिमेंट्स इन राइटिंग सेम उसी तरह कहते हैं जैसे बिलो हमने प्रोमिनेंट नोट में पढ़ा था, सेम उसी तरह ये भी ऑरल नहीं होगा, ये लिखा हुआ होना चाहिए। और जब लिखेंगे बड़े वाज़ेह अल्फाज होने चाहिए कि मैं ये तू पे कर देगा, तू पे कर देगा, इस तरह के अल्फाज के। भाई जाहिर बात है क्रेडिटर डेटर को हुक्म दे रहा है, उसको बड़े वाज़ेह होना चाहिए कि तू पे करेगा। है? ये नहीं, यहाँ पे भी वैसा ही नहीं होना चाहिए कि भैया धानी अगले बंदे को तूने मेरे देने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऑर्डर टू पे हो, यहाँ पे प्रॉमिस टू पे नहीं होता, जाहिर बात है आप अगले बंदे को हुक्म कर रहे होते कि आपने मुझे पे करना है। फिर अगली बात यहाँ पे जो काम की चीज है, कहता है कि ए बिल ऑफ चेंज कंटेन एन ऑर्डर टू पे इंस्टेड ऑफ प्रॉमिस टू पे, दिस फीचर डिस्टिंग्विश, ठीक हो गया। फर्दर रिक्वेस्ट टू पे मनी इज नॉट कंसिडर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है, रिक्वेस्ट टू पे मनी का मतलब यहाँ पे क्या है? जब आप अगले बंदे से अपने पैसे ना मांग रहे हो, उसके पैसे मांग रहे हो, ये उसके लिए लाइन है। यानी कि अगर मैं आपसे उधार मांग रहा हूं तो फिर मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट टू मनी कर रहा हूं। अगर मैं लिखकर आपसे उधार मांग रहा हूं फिर मैं मेरे पास बिल ऑफ चेंज नहीं बना रहा। कहता बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा तब होगा जब आप अपने पैसे मांग रहे होंगे। और यहां पे रिक्वेस्ट टू पे का मतलब क्या है? यहां पे अगर वो कहते ना मिस्टर ए ने मिस्टर बी का 1 लाख रुपया देना है, ये डेटर है और ये क्रेडिटर है जैसे अभी हमने डिस्कस किया, और मिस्टर बी इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए अगर ये लिख दे प्लीज पे, वो कहता है ये रिक्वेस्ट टू पे नहीं है। वो बंदा अपने पैसे मांग रहा है, बस थोड़ा सा है किसी खानदानी घर, हाँ, खानदानी बंदा है? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं प्रोफेशनल में वो पे ही लफ्ज इस तरह वो कहते हैं, प्रोफेशनल में ये चीज सिखाई जाती है उनको कि अगले बंदे को इज्जत नहीं देनी ज्यादा तरीके से। तो पता नहीं वो उनका अपना अपना स्टाइल होता है। खैर गोली मारो ऐसी बातों को। तो बेटा एग्जाम्पल तो देख ले जाओ, कहता फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट साइन बाय आजम। आजम कौन होगा यहाँ पे? साइन जो कर रहा है, हम पढ़ ही रहे हैं बिल ऑफ चेंज। तो आजम साइन कर रहा है, पक्की बात है कौन है? क्रेडिटर। ड्रॉयर, वही बात, ड्रॉयर क्रेडिटर। वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज एज इट, या तो पहले ही तूने बता दिया वैलिड है कि नहीं, हम पहले ये पढ़ा करेंगे। कहता है कि बाबर प्लीज पे ₹50,000 टू एहसान और कहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लीज लिखा है तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। मैं कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर बाबर अपने पैसे, आजम अपने पैसे मांग रहा है उसे, है, और ये या आजम ये कह रहा है बाबर को, बाबर ऐसा कर, एहसान को मैं वो जो मैंने 550,000 लेना वो मुझे देने की बजाय किसको दे दो? एहसान को दे दो। इट्स ओके।
प्लीज पे क्यों लिखा हुआ सर? उसको पोलाइट लैंग्वेज इस्तेमाल करें। लेकिन हैं पैसे किसके? आजम के। क्रेडिटर ने हुक्म दिया है बाबर को। बाबर यहाँ पे कौन है? एक्सेप्टर। ड्रॉयर के तौर पे, ड्रॉयर के तौर पे एक्सेप्ट कौन करेगा? बाबर। वो बाबर के, ये डेटर है। आजम लिख रहा है मैं आजम हूं, आपने मेरे पैसे देने, आप बाबर हैं। आपका नाम क्या बेटा? इनामुल्लाह। मैं आपको हुक्म देता हूं, मैं आपको हुक्म देता हूं इनामुल्लाह को 50,000 रुपया दे दो। यहाँ पे ये है, मैं आजम हूं, आप बाबर हो, ये एहसान इनामुल्लाह है। एक्सेप्टर, अगर आप मकरूज हो मेरे, मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ, आपने इनामुल्लाह को पेमेंट करनी। एक्सेप्टेड में या डेटर ही हमेशा साइन कर। क्रेडिटर जब बना रहा है, क्रेडिटर वो बनाने के बाद जो साइन आते हैं कोने में, वो हाँ वो ड्रॉयर के आते हैं। पे को साइन करने की जरूरत नहीं होती फिलहाल। पे के साइन, उसका बस नाम आना चाहिए। पे के साइन नहीं होते, उसका नाम आना चाहिए बस। हाँ वो जब आगे बता ट्रांसफर करेगा वो देखेंगे हम। कह रहे कि अदील ने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, कहते यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी पोलाइट है, तो देखिएगा। अदील इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर रहा है ब्लॉकचेन, तो इसका मतलब अदील कौन है? ड्रॉयर, यानी कि क्रेडिटर। बिलाल विल मच ओब्लाइज मी बाय पेइंग टू दाऊद ₹30,000। कहते हैं ये अल्फाज भी बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अगरचे यहाँ पे मच ओब्लाइज मी है, इनके शुक्रिया का मौका देगा जब वो पे कर देगा दाऊद को 30,000। आगे कहते हैं द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट साइन बाय अकबर इज नॉट वैलिड। क्यों? ये सिर्फ रिक्वेस्ट है, ना नॉट ऑर्डर टू पे। मतलब वो अपने पैसे नहीं मांग रहा, वो उसे उधार मांग रहा। ऑर्डर टू पे तब होगा जब आप अपने पैसे मांग रहे हो, लैंग्वेज चाहे जैसी मर्जी हो। जैसे कहते बाबर प्लीज लेट जाजब हैव ₹50,000। अगर यहां तक होता ना, इट्स ओके, ये वैलिड था। लेकिन आगे पता चला एंड प्लेस इट इन माई अकाउंट, इनटू माई अकाउंट एंड ओब्लाइज, और इसको मेरे खाते में लिख दो। यहां से पता चला कि इसका मतलब क्या हुआ, ये पैसे उसके अपने नहीं है। अगर यहां तक रुक जाता है, इट्स ओके। ये अल्फाज भी बिल्कुल वैलिड है, प्लीज लेट जाजब हैव ₹50,000, इट्स ओके। क्या रखोगे? ये अल्फाज भी बिल्कुल वैलिड है, ये अल्फाज भी बिल्कुल वैलिड है, ये ध्यान रखनी है अल्फाजों में। नहीं वो तो शाम पे शुरू में लिख दिया करते हैं। ऑन डिमांड है या 3 months आफ्टर डेट, वो यार इतना ही काफी है, इतना भी काफी है, कोई मसला नहीं। आपने रेगुलर क्लासेस नहीं ली? तो ध्यान अल्लाह के बंदे, ऑन डिमांड से मान का मतलब डिपेंड कर रहे होते हैं। अभी हम बनाएंगे इंस्ट्रूमेंट, ऑन डिमांड वाला भी बनाएंगे, ऑर्डर भी बनाएंगे, वो सारे बनाएंगे। अच्छा इसी को अगर मान लो कि मैं कन्वर्ट करता हूँ, चले आप जरा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसमें हम टाइम ऐड करते हैं, 2 महीने के बाद पे करना है। लिखेंगे पहले 2 months आफ्टर डेट, 2 months आफ्टर डेट लिख दिया। बाबर, फिर यहां से लिख लिया बाबर प्लीज पे, प्लीज लेट हैव जाजर ₹50,000, इस तरह लिख दें। हाँ ये इस तरह करके, या मान लो कि इसमें टाइम नहीं है, ऑन डिमांड बाबर प्लीज लेट जाजर हैव ₹50,000 है। क्यों? ओ जब बेरर बनाते हैं, ऑन डिमांड बनाते हैं, पता है ये बेरर है। ओए ऑन डिमांड बेशर्मा साहब, बेरर भी तो होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर ऑन डिमांड बना है। बकवास किया मैंने, दोबारा चला के देख लेना लेक्चर। बाबर का लफ्ज नाम बोला है मैंने, लिखा तो है पता मैंने, लेकिन तूने जल्दी जल्दी पकड़ा तो है ना, ठीक है, बात तो याद तो है ना कम से कम, अभी देखेंगे। ले बेटा, कहते फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय आसफ इज नॉट वैलिड। कहता कि बुशरा आई शैल बी हाईली ऑब्लाइड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट। ये जरा थोड़ी सी दिक्कत होगी। टू पे ₹10,000 टू गालिब, यानी कि अगर आपको आसानी हो, और फिर अगले बंदे को आपको पता कब आसानी होती क्या मतलब है? हाँ खबर। तो बेटा डेफिनेट और अनकंडीशनल में सेम वही है जैसा प्रॉमिस नोट में पढ़ा था कि डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी कि कोई अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड नहीं करना आपने। और कहता कि ये 3 जगह ऐड कर सकते हो, ये भी तब भी वो डेफिनेट और अनकंडीशनल ही कंसीडर होगा, ये एक्सेप्शन थी कि जगह का ऐड कर दो। बाबर प्लीज पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा इन लाहौर, इट्स ओके। या टाइम 2 months आफ्टर डे, 3 months, या वही बात सडन इवेंट। कहता आसफ ड्रॉ बिल ऑन बेनाम पे ₹50,000 टू सलीम एज अर्ली एज पॉसिबल। कहता है बात है ये मेरे, ये तो डेफिनेट नहीं है, एज अर्ली एज पॉसिबल कब?
कन्वीनियंट का डेफिनेटली कब कन्वीनियंट होगा उसको, तो सारी बात डेफिनेट होना चाहिए। साइन बाय ड्रॉयर एंड ड्रॉय, अब ध्यान रखना है वहां पे सिर्फ मेकर ने साइन किया था, प्रॉमिस नोट में मेकर के साइन चल रहे होते हैं, यहाँ पे दोनों के साइन होने चाहिए, ड्रॉयर के भी और ड्रॉय के भी। अभी मैं आपको ना इंडोर्समेंट का तरीकाकार नहीं बता रहा, जब हम रेगुलर क्लास पढ़ होते हैं इंडोर्समेंट शुरू में डिस्कस कर लेते हैं कैसे आगे इंडोर्स करेंगे। अभी वो मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को कुछ चीजें आपको समझ आती जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें दोबारा रिपीट हो रही हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वाली, प्रॉमिस नोट वाली, तो इंशाल्लाह वो तो बेटा सर्टन पार्टी वही सेम मेरे बच्चे, पार्टीज क्या होनी चाहिए सर्टन, यानी कि किसने पेमेंट करनी है वो भी सर्टन हो और जिसको पेमेंट मिलनी है वो भी सर्टेन होना चाहिए। और एक ये लफ्ज देखिएगा, कम से कम हराम तो नहीं खा पी, अल्लाह ताला माफ करेगा इंशाल्लाह। ले बेटा, कहते वेयर द पे इज फिक्टिशियस आर नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन द बिल ऑफ एक्सचेंज में बी ट्रीटेड एज पेबल टू बेयर। अब इसको थोड़ा सा देख लो, अब क्योंकि इसे जिक्र कर दिया थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। बेयर इंस्ट्रूमेंट कौन होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे पेई का नाम ना लिखा है वो बेरर होता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे पेई का नाम ना लिखा हो वो क्या होता है? बेरर। अब देखना, मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का उधार पे सामान खरीदा मिस्टर बी से, और उसने कहा था सर 1 महीने के बाद पे कर दूंगा, अज्यूम कर लो, टाइम हो भी सकता है ना हो, एहतियातन लिख रहा हूं। ये बायर है और ये सेलर है। अब मुझे बताओ मेरे बच्चे, अगर बायर इंस्ट्रूमेंट बनाए तो यहां पे ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनेगा? फ्रॉम द नोट। अब हुआ क्या, बायर ने पकड़ा, यहाँ पे तारीख लिखी, पता चल गया। अब आपको यहाँ पे अमाउंट लिखनी होती, पता चल गया। नीचे लिखेगा 1 मंथ आफ्टर डेट, 1 मंथ आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे ₹100,000 टू बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू रिसीव्ड, और उसने साइन करके इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया? बी को। अब यहाँ पे बी का नाम नहीं लिखा हुआ, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें पेई का नाम लिखा ना रहा हो, ये अल्फाज लिखे आ रहे हैं, बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये क्या कहलाता है? ये बेरर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है जिसमें पेई का नाम ना लिखा हो। और ये मना भी है, आगे देखेंगे, इस तरह बनाना मना है। क्यों? कभी भी प्रॉमिस नोट बनाते वक्त बेरर नहीं बना सकते, देखेंगे इसको ताकि आपको याद रहे। ये स्टेट बैंक, ये करेंसी नोट के अल्फाज होते हैं। हम लिहाजा को 1 महीने के बाद पे कर दूंगा, यहाँ पे बदालबा नहीं है, अगर 1 महीना लिखा वो भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे लिखा ना 1 महीने के बाद, मैं वादा करता हूँ हम लिहाजा को बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में होगा मैं उसको 1 लाख रुपए पे कर दूंगा। वैसे बनाना इस तरह का मना है, सिर्फ समझाने के लिए तो बनाना है ना, क्या समझाएं भी ना आपको, छोड़ ही दें। हाँ समझाना तो है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? बेरर, या तो बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, या मेरे बच्चे यहाँ पे, मेरे बच्चे को क्या करे, यहाँ पे जगह खाली छोड़ दो, फॉर वैल्यू रिसीव्ड और साइन कर दे। फिर भी पेई का नाम नहीं आ रहा, जब पेई का नाम ना लिखा रहा हो तो समझो इंस्ट्रूमेंट क्या है? बेरर। और बेरर का मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में हो उसी का हो, मतलब बेरर बेवफा, बेरर बेवफा, ऐसे याद रखा करो, बेरर बेवफा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में लग जाए उसी का बन जाता है, इसमें किसी पेई का नाम नहीं लिखा रहा होता। अब मेरे बच्चे इस तरह का इंस्ट्रूमेंट अगर बी को मिला हो और बी इसी इंस्ट्रूमेंट को आगे सी को देना चाह रहा हो, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपका नाम ना लिखा हो मेरे बच्चे वो बेरर होता है, और आपको आगे देने के लिए उसके ऊपर साइन करने की जरूरत नहीं होती। ये जाके इंडोर्समेंट में पढ़ेंगे हम कि जिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपका नाम ना हो वो बेरर होता है, और इसको आगे देते हुए आपको साइन करके देने की जरूरत नहीं होती, जस्ट डिलीवर कर दो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी निगोसिएशन हो जाएगी जस्ट डिलीवर कर देने से। ऐसे मेरे बच्चों, तो ये याद रखना मेरे बच्चे, बेरर। अब अगली बात, अगर मिस्टर बी इंस्ट्रूमेंट बना रहा था तो फिर अगर बी 1 मंथ आफ्टर डेट प्लीज पे या पे ₹100,000 टू बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, और उसने साइन करवा लिया। अब बी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट क्या है? बेरर है। बी आगे सी को देना चाह रहा तो उसको साइन करके देने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे बच्चे याद रखना कि हम पढ़ रहे थे सडन, अच्छा ये चीज समझा रही थी, वे द पे इज फिक्टिशियस आर नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन द बिल ऑफ एक्सचेंज में बी ट्रीटेड एज पेबल टू बेरर। इसका मतलब जरा समझो। ये जो मिस्टर बी है ना, ये मेरे बच्चे कंपनी बना रहे, ये कंपनी रजिस्टर्ड करवा, और ये अभी रजिस्टर नहीं हुई, प्रोसेस में है,
और मान लो कि अभी इसने प्रोटोटाइप बना रखे हैं, उससे कोई अभी थोड़ी सी इनिशियल प्रोडक्शन कर रहा है और उसको सेल किया है मिस्टर ए को, अज्यूम कर, और इसको लग रहा है कि जब तक ये पेमेंट उसने करनी है महीने 2 महीने बाद, उस वक्त तक मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, अज्यूम कर लो। आज इसकी कंपनी का नाम होगा सीएफई लिमिटेड, इसकी कंपनी का नाम होगा सीएफई लिमिटेड, लेकिन अभी बनी नहीं है, अभी तो होगा, अभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई। जो रजिस्टर्ड नहीं हुई वो दुनिया पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो मिस्टर बी ने यहां पे मिस्टर ए को हुक्म दिया 1 मंथ आफ्टर डेट प्लीज पे ₹100,000 टू सीएफई लिमिटेड आर ऑर्डर फॉर वैल्यू रिसीव्ड। वैसे कंपनी का नाम लिखा जाता है, कंपनी निशान होती, उसका नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और बी ने साइन किया और ए से एक्सेप्ट करवा लिया। अब वो कहते हैं यहाँ पे ये सीएफई लिमिटेड कौन है? कहता है वो जो कंपनी मैं रजिस्टर्ड करवाने जा रहा हूँ। और जब तक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए पर्सन, वो वजूद मिलता ही नहीं उसको, यानी कि वो दुनिया पे आई नहीं, अभी कंपनी बड़ी ही नहीं, इंसान है ही नहीं। कहता अगर ऐसा इंसान हो जो फिक्टिशियस है, ये इंसान फिक्टिशियस अभी ये है ही नहीं, तो अगर इस बंदे का नाम लिख दिया आपने जो अभी बना ही नहीं, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? ये बेरर कहलाएगा। अगर ऐसे बंदे का नाम लिख दें जो एग्जिस्ट ही ना करता हो या फिक्टिशियस हो, तो भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका नाम पेई के तौर पे लिख दोगे तो वो बेरर ही कहलाएगा। याद रखो, बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर आज कोई बंदा भुट्टो के नाम पे कोई इंस्ट्रूमेंट बना देता, ऐसे कह रहा हूँ, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, फिलहाल तो एग्जिस्ट नहीं करते, है ही नहीं, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? बेरर। याद रखो, ये लाइन याद रखनी मेरे, टीचर्स आर नॉन एग्जिस्टिंग क्वेश्चन। कहता सम पेबल मस्ट बी सर्टन, वही बात मेरे, मजीद एडिशन और सब्ट्रैक्शन ना हो रही हो तो समझ लो सम पेबल क्या है? सर्टन है। और अगर हो रही हो, और इसकी एक्सेप्शन पड़ी थी अगर आपको याद है, कि वही बात मेरे, इंटरेस्ट रेट हो और वो इंडिकेटेड हो। और इसी तरह मेरे बच्चे हमने कहा था कि अगर इंस्टॉलमेंट में वो हुक्म देता है, तूने मुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, और अगर तूने किसी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो सारी की सारी अमाउंट फॉरन ड्यू हो जाएगी। हैं, एक इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 3, 4, 5 इंस्टॉलमेंट में लिख सकते हो ऐसे। और मान लो कि इंस्टॉलमेंट 3 में आपने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो फिर खाली 3 वाली अमाउंट नहीं पे करोगे, 4 और 5 की भी फॉरन अमाउंट ड्यू हो जाएगी। इस तरह की कंडीशन लिख देना, इसको हम यही कहेंगे अमाउंट सर्टन ही है। अगरचे वो कहेगा कितनी अमाउंट आप मिलेगी, वो कहेगा सर्टन ही समझ रहे हैं कि अगर डिफॉल्ट कर दिया तो जो रिमेनिंग बैलेंस वो भी ड्यू होगा, तो सर्टन ही समझो इसको, अब इतनी अमाउंट मिलनी है। और साथ फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा मजीद प्रॉफिट और लॉस के एडजस्टमेंट भी बीच में लिख दे, इतने % प्रॉफिट एडजस्ट होगा या इतने % लॉस एडजस्ट होगा, वो भी वैलिड है। ये एक्सेप्शन थी मेरे बच्चे, दिमाग नहीं मानता था लेकिन उन्होंने कहा था ये मान लो। उसके बाद मेरे बच्चे सम पेबल मस्ट बी लीगल टेंडर, वही बात, सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी में पे करने की बात हो रही हो, और अगर कोई और करेंसी यूज की या इन काइंड यूज किया तो वैलिड नहीं होगा। अब मेरे बच्चे इसको जल्दी जल्दी देखते जाना, कॉमन बिल ऑफ चेंज में फर्क, फिर आपको थोड़ी सी और चीजें समझ आएंगी। कहते हैं नंबर ऑफ पार्टीज, बिल ऑफ चेंज में मेरे बच्चे नंबर ऑफ पार्टीज 3 होती हैं, लाजमी 3 होती है। अगर मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं, मैं आपको एक पेन बेच रहा हूं और मैं ही इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूं, कौन सा बनेगा? बिल ऑफ चेंज। पार्टीज कितनी होंगी? आप हैं और मैं हूं, बस 2 ही हैं। पार्टीज कितनी होंगी? 3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 ओहदे किसके पास होंगे? मेरे पास, ड्रॉयर वाला भी और पेई वाला भी। याद रखोगे बच्चों? हाँ, प्रॉमिनेंट नोट में बच्चे 2 ही पार्टीज रहती हैं, वो रहती 2 है। यानी कि ए ने अगर कुछ उधार पे खरीदा बी से, और ए ने बी को प्रॉमिनेंट नोट बना के दे दिया, तो पे के तौर पे नाम लिखा है बी का आर ऑर्डर। अब बी आगे इंस्ट्रूमेंट सी को दे देगा तो पे के तौर पे किसका नाम आ जाएगा? सी का। ये आगे देगा कैसे उसको देखेंगे अभी फिलहाल। तो सी आगे डी को दे दे तो पे के तौर पे कौन बन जाएगा? डी। ये मेकर रहेगा और ये मेरे बच्चे क्या बन जाएगा? पेई। तो इस तरह मेरे बच्चे मेकर और पेई 2 बंदे ही रहते हैं, लेकिन बिल ऑफ चेंज में 3 पार्टीज होती है। कौन सी 2 पार्टी सेम होती है? ड्रॉयर और पेई। द मेकर ऑफ द नोट कैन नॉट बी पेई। सारी बात है बच्चे, ए ने अगर इंस्ट्रूमेंट बना के दिया बी को, ए ने इंस्ट्रूमेंट बना के दिया, बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन है? ए। वो पेई के तौर पे अपना नाम नहीं लिख सकता। बिल ऑफ चेंज में ये है, जो मेकर है वो पेई के तौर पे अपना नाम भी लिख सकता है, किसी और का भी। प्रॉमिनेंट नोट में मेकर को इजाजत नहीं कि पेई के तौर पे अपना नाम लिखे। हाँ, ऐसे हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट आगे घूमता घूमता बी ने आगे सी को दिया था, ये पेई बन गया। सी ने आगे डी को दे दिया, डी पेई बन गया। डी ने ई को दे दिया, ई पेई बन गया। ई ने यही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया ए को, तो ए पेई बन गया। ऐसे नेगोशिएट होके वापस आ सकता है, इसको कहते हैं नेगोशिएशन बैक, जो हमारे सिलेबस में नहीं, वैसे बता रहा हूँ। नेगोशिएट तो ऐसे बन सकता है मेकर पे, वैसे बनते वक्त नहीं बन सकता। मेकर बनाते वक्त इंस्ट्रूमेंट वो खुद पे ही नहीं बन सकता, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में खूबी है, ड्रॉयर बनाते वक्त खुद क्या बन सकता है? पे ही, खुद बन जाए पे ही, या किसी और का नाम लिख दे जो अपना, जो उसका आगे क्रेडिटर। ऐसे ही ना, ताकि वो भी कवर हो जो सवाल में जो कहेगा 3 पार्टीज हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कवर करेगा। द ड्रॉयर एंड पे मे बी वन एंड द सेम, वही बात। प्रॉमिस एंड ऑर्डर, जारी बात है, प्रॉमिस नोट में प्रॉमिस टू पे है और यहाँ पे ऑर्डर टू पे है।
एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस नोट को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेकर खुद ही बना के दे रहा है, साइन करके दे रहा है। रौला तो यह है कि जिसने पेमेंट करनी है उसके साइन होने चाहिए। प्रॉमिस नोट तो बनाते ही वो है जिसने पेमेंट करनी है, वो साइन करके देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज बना वो रहा है जिसने पेमेंट लेनी है, इसे उसको एक्सेप्ट कराने की जरूरत होती है, इसलिए उसको एक्सेप्ट कराया जाता है। नेचर ऑफ लाइबिलिटी कहता है प्रॉमिसरी नोट में जो मेकर होता है ना, मेकर, जैसे मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का उधार पे खरीदा सामान बी से, और ए ने इंस्ट्रूमेंट बना के दे दिया बी को। अब जो मेकर है ना मिस्टर ए, ये मेरे इसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, वो प्राइमरी, मतलब अगर बी इंस्ट्रूमेंट दे देता सी को, सी दे देता आगे डी को, डी ड्यू डेट के ऊपर जाएगा ए के पास। अगर ए पेमेंट देने से इनकार कर देगा तो डी इंस्ट्रूमेंट को वापस कर दे सी को, सी वापस कर दे बी को, बी फिर जाके पेमेंट कैसे लेगा, ए से। अच्छा, ये कोई भी पार्टी चाहे वो डायरेक्टली इस पर केस कर दे, चाहे बात कर, लोग केस के पंगे में नहीं पड़ते, वो पिछली पार्टी को देके पेमेंट उससे वसूल करते करते फिर इसने तो लेने हैं पेमेंट, ये अब किसको वापस करेगा, ये फिर उस पर केस करके पैसे लेगा। लेकिन कोई भी पार्टी केस कर सकती है वैसे बीच में। लेकिन मेरे से बिल ऑफ चेंज में तो देखिएगा, बिल ऑफ चेंज में कहता है जो ड्रॉयर होता है ना उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का उधार पे खरीदा बी से, ए डेटर है और बी कौन है, क्रेडिटर। बी ने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसमें पे के तौर पर बी ने किसी मिस्टर सी की पेमेंट करनी थी। बी ने पे के तौर पे किसका नाम लिख दिया बीच में, सी आर ऑर्डर का, उसे, क्योंकि उसकी पेमेंट करनी थी। उसको यह था कि सी जाएगा जाके ए से पेमेंट ले लेगा। सी गया ए से पेमेंट लेने के, ए ने इनकार कर दिया। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला था वो कौन था, बी। बी की लायबिलिटी वो कहता है सेकेंडरी है या कंडीशनल है। कंडीशनल क्यों, अब सी गया ए के पास, उसने पेमेंट नहीं की, तो फिर ड्राइवर की लायबिलिटी अराइज हुई है, अब ड्राइवर पे करेगा, और ड्राइवर फिर जाके अगेन किससे पेमेंट लेगा, ड्राइवर से। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो ड्रायर की लायबिलिटी है वो है सेकेंडरी, मतलब अगर सी को पेमेंट मिल जाती है, ऐसे रौला खत्म हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाता है, ऐसे ना बच्चे। तो ड्रायर की तो नौबत ही नहीं आनी थी। लेकिन अगर ड्रायर ने पेमेंट नहीं की तो फिर ये किसको देगा, सी इंस्ट्रूमेंट बी को, पकड़ भाई, जाके खुद लेता ना मेरे पेमेंट का, तो बी पेमेंट करेगा सी को, और फिर बी फिर किसके पास जाएगा, ए के पास। यानी कि यहाँ पे ये नहीं कि अगर बी पेमेंट करेगा तो शायद सबसे पहले वो मिस्टर सी बी के पास ही जाएगा, नहीं नहीं, उसकी लायबिलिटी तो सेकेंडरी है। ड्रॉयर बनाने वाले की लायबिलिटी कैसी है, कह रहा है प्रॉमिसरी नोट में जो इंस्ट्रूमेंट लिख रहा होता है ना उसकी लायबिलिटी है प्राइमरी, यानी इसने पेमेंट देनी है तो इंस्ट्रूमेंट खत्म होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉयर होता है ना उसकी लायबिलिटी होती है सेकेंडरी, यानी कि पेमेंट करनी है ड्रॉई ने, अगर ड्रॉई पेमेंट कर देगा रौला मुक्का, इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया। लेकिन अगर उसने नहीं की तो फिर इसने पे करनी है, इसलिए कहते हैं इसकी लायबिलिटी क्या है, सेकेंडरी। मेकर्स पोजीशन, अब इसको जरा देखिए, कहता है प्रॉमिसरी नोट में ना मेकर और जो पेई होते हैं इनके दरमियान एक इमीडिएट ताल्लुक होता है। मतलब ए ने उधार पे 1 लाख रुपए का सामान खरीदा बी से, और ए लिखकर वादा कर रहा बी से, जो ट्रांजैक्शन हुई थी ना जिसके बदले में इंस्ट्रूमेंट बना है वो हुई है मेकर और पेई के दरमियान। ट्रांजैक्शन हुई और ये इंस्ट्रूमेंट ने जन्म लिया। ए ने बी से उधार पे खरीदा था तो ए ने इंस्ट्रूमेंट बना के दिया बी के नाम पे, तो मेकर और पेई के दरमियान ट्रांजैक्शन हुई जैसे ही इंस्ट्रूमेंट बना। लेकिन कह रहा बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंट भी, मतलब ए ने बी से उधार पे खरीदा, बी ने आगे पेमेंट देनी थी सी की, ए खरीदा बी से, अब बी इंस्ट्रूमेंट बनाता है, बी इंस्ट्रूमेंट बनाता है, ये मेकर हुआ, मतलब ड्रॉयर कर लो या मेकर कर लो। और इसने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट जो ए ने खरीदा मिस्टर बी से उधार पे, तो मिस्टर बी ने पकड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज, और पेई के तौर पे किसका नाम लिख दिया, सी आर ऑर्डर, सी का नाम लिख दिया। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट बना है वो बना है ड्रॉयर और ड्राई की ट्रांजेक्शन, ना कि मेकर और ड्राई की ट्रांजेक्शन, या मेकर और ड्रायर की ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन नहीं हुई। बाकी ट्रांजेक्शन तो हुई है किनके दरमियान, ड्रॉयर और ड्राई के दरमियान, ना कि मेकर या ड्रॉयर और पेई के दरमियान, उनके दरमियान तो ट्रांजेक्शन हुई नहीं है जिससे ये इंस्ट्रूमेंट बना। क्या रखो, यानी कि प्रॉमिसरी नोट मेकर और पेई के दरमियान ट्रांजेक्शन से बनता है, जबकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है लाजमी नहीं मेकर और, हाँ वो अपना नाम लिखता तो जाहिर बात है वहां पर मेकर और पेई भी था, लेकिन ये नहीं कि मेकर और पेई की ही तब भी ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांजेक्शन तब भी किसकी हुई थी, मेकर की ड्राई से। याद रखो, पेबल टू बेयर, कहता प्रॉमिसरी नोट कभी भी पेबल टू बेयर नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना, पक्का करके दिमाग में रखना। समझाने के लिए आपको चाहे समझा दिया जाए, लेकिन वैसे ये बनाने के, अगर बनाने के लिहाज से पूछा जाए ये ऐसे बना रहे हैं, ये बन सकता है, वो तो समझाने के लिए तो ठीक हो गया, लेकिन हम बना नहीं सकते कभी भी, बनाते वक्त प्रॉमिसरी नोट बेयर नहीं होगा। हाँ एक चीज है, मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का उधार पे खरीदा मिस्टर बी से सामान, ये हुआ डेटर और ये हुआ क्रेडिटर। अब हुआ क्या मेरे बच्चे, मिस्टर ए ने लिखना शुरू किया प्रॉमिसरी नोट,
और लिखते लिखते उसने कहा कि 2 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू, एक मिनट, बी को, अब बी का नाम नहीं लिखा हुआ ऊपर पे के तौर पे। बेरर का मतलब क्या, जिसके हाथ में भी होगा उसको पे कर दूंगा। अब बी आगे इंस्ट्रूमेंट देना चाह रहा है सी को, तो मेरे चाहिए यही हम आगे चीज पढ़ेंगे। अगर किसी बंदे का अपना नाम मालकों में ना नजर आ रहा हो, वहां पे के तौर में नजर ना आ रहा हो, उसको आगे देते हुए साइन करके देने की जरूरत नहीं होती, जस्ट डिलीवर कर दे। तो मिस्टर बी सी को जस्ट डिलीवर कर देगा और ये इंस्ट्रूमेंट जारी बात है चलता रहेगा। अब लेकिन मेरे बच्चे एक चीज जो हमने समझी नहीं, ए ने इंस्ट्रूमेंट बना के दिया बी को और लिखा आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू बी आर ऑर्डर। ये बेरर है या ऑर्डर है? ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, आगे देखेंगे जिसमें पे का नाम लिखा रहा हो वो ऑर्डर होता है, अभी देख सीखेंगे इसको। ये ऑर्डर है, मान लो बेरर नहीं है, चलो इस तरह कह लो, बेरर नहीं है। अब बी आगे इंस्ट्रूमेंट सी को देना चाह रहा है, इसकी बैक साइड पे क्या करेगा, अज्यूम कर लो इसने लिखा 2, इसने लिखा 2 और सी का नाम लिखा और बी ने साइन करके सी को दे दिया। अब सी आगे किसी और डी को देना चाह रहा है, लेकिन बी ने सी को, अच्छा पता है, इस तरह भी हो सकता है, बी ने सी को जब इंस्ट्रूमेंट दिया, बी ने सी को देते हुए 2 लिखा, यहां पे जगह खाली छोड़ दी और बी ने अपने साइन करके इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया, सी को। अब सी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट क्या है, बेरर। बी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बेरर नहीं था। ऐसे बेरर हो सकता है, यानी कि आगे जब नेगोशिएशन करते हैं प्रोमिनोड को, उस वक्त हम बेरर बना सकते हैं। लेकिन बनाते वक्त जब इंस्ट्रूमेंट वैसे हम शुरू में बना रहे थे, जब ट्रांजैक्शन हुई थी, उस वक्त इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करते वक्त जब ये जन्म ले रहा था इंस्ट्रूमेंट, उस वक्त उसको बेरर बनाना प्रोमिनोड को ये मना है, प्रोहिबिटेड है। यार मतलब यही होता है ना नेगोशिएशन, इस बंदे के हाथ में जब आ गया इंस्ट्रूमेंट बन के, इससे आगे जिसके हाथ में भी जा रहा होगा उसको नेगोशिएशन बोलते हैं कि नेगोशिएट हुआ है। आगे आप नेगोशिएशन इन ब्लैंक कर दो, अगली पार्टी का नाम ना लिखो, तो इसको क्या ये बन जाता है, ये बेरर। याद रखो, हाँ ये वैलिड है, पिता वैलिड है। बनते वक्त तो नाम था ना यहाँ पे बी का, आगे बी आगे सी को दे रहा है, तो उसने 2 लिखकर बी ने अपने साइन करके दे दिया, सी का नाम नहीं लिखा। अब ये बेरर बन गया, सी के हाथ में बेरर है, सी आगे डी को देते हुए इसको साइन करके देने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे उसे ऐसे बन सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। याद रखो ये वैलिड है। कहता प्रॉमिसरी नोट बनाते वक्त बेरर नहीं बनेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी सो ड्रॉन प्रोवाइड, बिल ऑफ एक्सचेंज बन सकता है बनाते वक्त बेरर, सिर्फ ये देखना है पेबल बेरर ऑन डिमांड ना हो, मतलब टाइम बीच में लाजमी रखो। जैसे अगर यही इंस्ट्रूमेंट बना रहा होता, यही इंस्ट्रूमेंट बी बना रहा होता, मेरे से ड्रॉ कर रहा होता, वो यहां पे करता, यहां पे लग करता ऑन डिमांड, ऑन डिमांड प्लीज पे ₹100,000 टू बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ये बनाता, ये गलत। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं बन सकता। हाँ ये बन सकता था बेरर भी, अगर यहां पे लिख देता 2 months आफ्टर डेट या 1 month आफ्टर डेट, टाइम लिख देता यहां पे, चाहे एक दिन का ही होता। 2 months आफ्टर डेट प्लीज पे ₹100,000 टू बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, तब वैलिड था। याद रखोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते वक्त पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता, पेबल टू बेरर टाइम के साथ हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते वक्त, प्रॉमिसरी नोट तो बनाते वक्त ना बेरर ना यानी कि डिमांड ना टाइम, वो तो बनाएंगे नहीं बेरर। बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकते हैं लेकिन टाइम के साथ, याद रखोगे, फिर टाइम लिखना पड़ेगा। अभी देखेंगे, अभी बेरर और जब वो पढ़ेंगे ना फिर आपको और समझ आ जाएगी। लो बेटा, कहता है कि नोटिस ऑफ डिसऑनर, कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट जब डिसऑनर होगा, नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं होती। इसमें होता क्या, ए ने एक इंस्ट्रूमेंट बना के दिया बी को, और बी ने मेरे से आगे उसको ट्रांसफर कर दिया सी को, सी ने आगे दे दिया डी को, डी ड्यू डेट के ऊपर गया ए के पास, ए ने पेमेंट देने से इनकार कर दिया, उसके बाद मेरे से इसने इसके ऊपर केस कर दिया। अब वो कहेगा भाई मुझे नोटिस तो दे, मेकर कह रहा है मुझे नोटिस हो, तो भाई नोटिस देने की जरूरत ही को नहीं, तूने तो इनकार किया है। तो प्रॉमिसरी नोट में नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, जो भी पेई के तौर पे इसके ऊपर केस कर रहा होगा उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं। अगर यही कर दे, अगर इसने इसने नहीं किया केस, इसने वापस किया मिस्टर सी को और अपनी पेमेंट सी से ले ली, और सी ने अब पेई कौन बन गया इसका, सी, उसको वापस मिल गया ना इंस्ट्रूमेंट, सी बन गया पेई, अब सी केस कर सकता है। सी ने भी कहा मैं कि बी को वापस किया, फिर अब बी के पास ऑप्शन ही कौन, वो केस कर सकता है। तो पेई यहाँ पे डायरेक्टली केस कर सकता है ए के ऊपर, उसको नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में देखते उसमें होता क्या, ए ने एक इंस्ट्रूमेंट बना के दिया बी को, सॉरी बी ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, हुक्म दिया ए को, ये क्रेडिटर था ये डेटर है। अब जब ये मेरे बच्चे बी ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो इसमें जारी बात है, इसमें पे के तौर पे नाम लिख दिया सी और ऑर्डर सी को दे दिया इंस्ट्रूमेंट, सी ड्यू डेट के ऊपर गया ए के पास, ए ने पेमेंट देने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे जो पे है वो मेकर के ऊपर डायरेक्टली केस नहीं कर सकता, वो पहले नोटिस देगा पे मेकर को, ड्रायर को, सर
वो बंदे ने पेमेंट नहीं की, आप कर दो, नहीं तो मैं आप पर केस कर दूंगा। यानी कि यहाँ पे जो मेकर है, जो ड्रॉयर है, उसको नोटिस ऑफ डिसऑनर दो, फिर उसके ऊपर केस करो। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में जो मेकर होता है उसको नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं होती। लो बेटा, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 6 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देखते जाओ मेरे बच्चे। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और फिर इनलैंड, फॉरेन, डिमांड और टाइम, इसको एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहला ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, सादी सी बात है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें पेई का नाम लिखा हो उसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का ये नहीं कि ऑर्डर कर रहा है वो, बिल ऑफ एक्सचेंज है और पेई, ये पेई के नाम से डिपेंडेंट है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें पेई का नाम लिखा आ रहा हो, वो क्या कहलाता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। यहां पे अगर ये इंस्ट्रूमेंट, पहले तो बताओ कौन सा है ये, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्यों? एक्सेप्टर लिखा हो, लैला एक्सेप्ट कर रही है, पक्की बात है। डेटर कौन होगा? लैला। ऑर्डर भी लिखा हुआ है, ऑर्डर कहां पे लिखा हुआ? हाँ अच्छा, वो दूसरा, ये हुक्म शुरू यहां से हुआ, आई प्रॉमिस लिखा हुआ, ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे इसका ड्रॉयर कौन है? लाइक, ये क्या है? ये ड्रॉयर है, ऐसे ही। पे कौन है? और तौसीफ है, लैला ने पे करना है, ड्रॉई है लैला, एक्सेप्टेड। तो पे कौन है? तौसीफ। क्या पे का नाम लिखा आ रहा है? हाँ, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? ऑर्डर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निशानी क्या है? पे का नाम लिखा आ रहा हूं। अब यहां पे लिखा होता प्लीज पे ऑन डिमांड टू, टू यहां पे लिख देते हैं बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस सम ऑफ ₹100,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये क्या बन जाना था? बेरर। लेकिन ये बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर है। क्या वैसे बनते वक्त वैसे वैलिड? ये मेरे तो देखो, है तो ये बेरर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बेरर है। फिर अगली बात करते हैं वैलिडिटी की। कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर इस तरह बनाना, क्या वैलिड है? वैलिड नहीं है। क्यों? ये बेरर डिमांड है, टाइम नहीं है। अगर यहां पे लिख देता, यहां पे लिख देता बेरर, यहां पे पहले प्लीज पे से पहले लिख देता 1 मंथ आफ्टर डेट, हाँ ये फिर वैलिड था। टाइम के साथ बेरर बनाना बिल ऑफ एक्सचेंज को वैलिड है, याद रखोगे मेरे बच्चों। अच्छा, ये ऐसे भी लिख सकता था मैं, या खाली यहां पे लाइन लगा दूं मैं, पे की जगह पे लाइन लगा दूं, खाली जगह छोड़ दूं, प्लीज पे ऑन डिमांड टू, यहां पे लाइन लगी हुई है, सम ऑफ, ये भी क्या है? बेरर, याद रखो। तो इसने मान लो कि आगे लई के पास इंस्ट्रूमेंट होगा, उसने साइन करवा के अपने पास रखवा लिया होगा, एक्सेप्ट करवा के लैला। अब आगे लई के इस इंस्ट्रूमेंट को आगे किसी को दे रहा होगा, उसको साइन करके देने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसका नाम नहीं लिखा हुआ, यानी कि पे के तौर पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। बेरर ना लई के हाथ में, कि जिसके हाथ में भी होगा लैला उसी को पेमेंट दे देंगे, यार हो। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज ए प्रोमिनेंट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक। कब बेरर ऑर्डर होगा? सॉरी, ऑर्डर तब होगा विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। और एक्सप्रेस टू बी सो पेबल का मतलब क्या है? नाम के साथ लफ्ज ऑर्डर आ रहा हो। आई प्रॉमिस पे दिस अमाउंट टू आजम आर ऑर्डर, ऐसे भी देखो, और ऑर्डर तभी लिख रहे होते हैं मोस्टली जब नाम लिखा हो, याद रखोगे। तो नाम जब लिखे तो उसके साथ और ऑर्डर आ ही जाता, तो जब ऐसे स्पेसिफिकली ऐसे लिखा हो तभी ऑर्डर। अच्छा, या ऐसा कर दो पर्टिकुलर पर्सन का सिर्फ नाम लिख दो, आगे और ऑर्डर नाम ही लिखो, तभी सही है। जैसे पे आजम, पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख दिया, ऑर्डर ही, ये वैलिड है, ऐसे भी लिख सकते हो। या एक्सप्रेस टू बी सो पेबल का मतलब और ऑर्डर लिखा आ रहा हो नाम के साथ, नाम तो है ही, जारी बात है, ऑर्डर यही निशानी है। या डज नॉट कंटेन वर्ड्स का मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन के आगे ओनली नहीं लिखना। जब पर्टिकुलर पर्सन लिख रहे हो तो डज नॉट कंटेन वर्ड्स विच प्रोहिबिट ट्रांसफर, ओनली ना लिखिएगा, इससे आगे ट्रांसफर हो नहीं सकेगा। अगर लिख देंगे ना पे आजम ओनली, तो फिर आजम को पेमेंट मिलेगी, आजम आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, जो आगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता वो जारी बात है नेगोशिएबल नहीं रहे। या बात का तो हम ओनली लिख दें, या कोई अल्फाज वैसे लिख दें, पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा, और वो जो फलाना बंदा है कैन नॉट फर्दर नेगोशिएटेड, ऐसे अल्फाज लिख दें कि ये फर्दर नेगोशिएट नहीं हो सकता। कहता फिर भी जारी बात है ये अल्फाज नहीं यूज करने आप, यार। और इंस्ट्रूमेंट की निशानी क्या है? पे का नाम लिखा रहा हूँ, पे का नाम कैसे लिखा जा सकता है? चाहे ऐसे लिख दो आजम, पे आजम आर ऑर्डर, ऐसे लिख दो पे आजम आर बाबर, ये दोनों पे ही है, पे के नाम ऐसे भी लिखे जा सकते, तब भी वैलिड है, याद रखोगे।
यही नहीं कहेगा आज हमारे ऑडिटर कैसे पता चलेगा किसको पे करना, इजाजत है भाई। इसी तरह कहता मेरे इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, ये जो आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, ऑर्डर। क्यों, पे का नाम लिखा हुआ। अभी मैंने आपको बताया था अगर पे का नाम यहाँ पे मिटा दें हम, यहाँ पे लाइन लगा दी, तो ये क्या बन जाएगा, बेरर। या हम यहाँ पे अल्फाज लिख दें बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, तो फिर भी ये क्या है, बेरर। अज्यूम कर लो ए ने 1 लाख रुपए का उधार पे सामान खरीदा। देखो भैया हम थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं इसको, अगर तेरमीन का मतलब सिर्फ बोल बोल के आगे जाना, बिला वजह रुक कर इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 घंटा लगा दिया हमने इसके ऊपर आज का भी। मकसद क्या है कि इसको थोड़ा सा समझ लें। खाली रीड करने का कोई रौला ही नहीं, मैं रीड करके जाता तो अब तक हम 2-3 चैप्टर फटका चुके होते, अगर रिवीजन जिसको कहते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पे सिर्फ रिवीजन नहीं है, मतलब यह कि थोड़ा बहुत समझ भी आ जाए। ए ने बी को आधार पे कुछ सामान बेचा मेरे से 1 लाख रुपए का, ये तो खरीदा है, ये डेटर है, ये क्रेडिटर है। ए इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, यहाँ पे टाइम डेट लिख दी, यहाँ पे अमाउंट लिख दी, लिखा 3 months आफ्टर डेट I promise to pay ₹100,000 to bearer of this instrument। और ए ने साइन करके इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया, बी को। अब बी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट क्या है, बेरर। लेकिन अगली बात, वैलिड है कि नहीं, वैसे क्यों वैलिड नहीं, प्रॉमिस नोट है और बेरर है। वो टाइम भी होगी, रौला ही नहीं, टाइम का यहाँ पे टाइम का कोई लेना देना नहीं प्रॉमिस नोट का। ये बनाते वक्त बेरर नहीं बनाना। हाँ अगर ये बिल ऑफ चेंज होता तो टाइम होता और बेरर होता चल जाना। हाँ आगे जाके मिस्टर बी आगे इंस्ट्रूमेंट देता है मिस्टर सी को, मान लो यहाँ पे बी का नाम लिखा रहा है, बेरर ऐसे भी बन सकता है या आगे जाके भी बेरर बन सकता है। बी का नाम यहाँ पे पे के तौर पे लिखा आ रहा था, आई प्रॉमिस टू पे किसको, बी आर ऑर्डर, बी का नाम आ रहा है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। बी आगे इंस्ट्रूमेंट सी को देना चाह रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड के ऊपर बी ने क्या लिखा, टू, सी का नाम लिखा, सॉरी हाँ ठीक हो गया, अभी रहने दो, नाम को रहने दो। उसने जगह खाली छोड़ी, बी के अपने साइन की और इंस्ट्रूमेंट दे दिया सी को, सी का नाम नहीं लिखा। अब सी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट क्या बनेगा, बेरर। ऐसे हो सकता है, यानी कि बनते वक्त कोई इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर हो सकता है, बाद में बेरर हो सकता है। बनते वक्त बेरर हो सकता है, बाद में ऑर्डर भी हो सकता है, दोनों बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बनते वक्त प्रॉमिस नोट कभी भी बेरर, और बिल ऑफ चेंज बनाते वक्त पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं होना। प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ चेंज चेक इज पेबल टू बेरर आइदर, दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए, एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, मतलब वही आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, या लास्ट इंडोर्समेंट मस्ट बी इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, या अगला बंदा आगे इंडोर्स करते वक्त क्या करते उसके अगले बंदे का नाम ना लिखे, यानी कि पे का नाम ना लिखे। इंडोर्स करते वक्त ए ने बी को दिया इंस्ट्रूमेंट, ए ने बी को दिया, बी का नाम लिखा था पे इंस्ट्रूमेंट के अंदर पे के तौर पे, बी आगे सी को देते हुए सिर्फ साइन करके दे देता है सी को, तो सी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट क्या है, बेरर। इसको कहते हैं इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, याद रखोगे। फिर वो कह रहा है दोबारा से, ए प्रॉमिस नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेरर, a bill of exchange कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेरर ऑन डिमांड। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। भाई इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए हमारे किताब के अंदर 3 कंडीशन है, उनमें से एक कंडीशन का पूरा होना लाजमी है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो यही कंडीशन पढ़ते हुए आपको पता चल देगा इनलैंड है कि नहीं। यानी कि अगर यही कंडीशन पूरी है, जस्ट एग्जांपल, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में ड्रॉ ना किया जा रहा हो, पाकिस्तान में ना बनाया जा रहा हो, ना लिखा जा रहा हो, अगर एक इंस्ट्रूमेंट बन ही दुबई में रहा है, तो मेरे से चुप करके कह दो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, फॉरेन। सबसे पहले इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होने के लिए एक कंडीशन लाजमी है, वो इंस्ट्रूमेंट बना पाकिस्तान में, बन पाकिस्तान में रहो। जब ये कंडीशन पूरी होगी, सर एक इंस्ट्रूमेंट बन रहा है लाहौर में, क्या कह रहे हैं इंग्लैंड, कह रहे नहीं। अगर ये इंस्ट्रूमेंट लाहौर में बन रहा है ना, तो फिर आगे देखो 2 कंडीशन और, 2 में से कोई एक कंडीशन इसका साथ दे दे, या ये कंडीशन साथ दे दे या ये कंडीशन उसका साथ दे दे, तो फिर इंग्लैंड को, यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इनलैंड कहना या पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट कहना, बिल ऑफ चेंज या प्रॉमिस नोट को, उसके लिए उस इंस्ट्रूमेंट का पाकिस्तान में बनना जरूरी है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में बन रहा है, क्या पक्की बात हो इंलैंड है, कहते नहीं, उसके बाद आगे 2 कंडीशन में से एक कंडीशन और इसका साथ दे दे, तो फिर इंलैंड है। अगर 2 कंडीशन में से दोनों ही इसका साथ नहीं दे रही, एक इंस्ट्रूमेंट बना लाहौर में है, पेमेंट होनी है उसकी दुबई में, और पेमेंट होनी है मेरे बच्चे तेंदुलकर को, ये फॉरेन है तब भी, क्यों, बना तो पाकिस्तान में ठीक हो गया, लेकिन पेमेंट दुबई में हो रही है और हो रही है तेंदुलकर को, तो दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही।
एक कंडीशन तो इसका साथ दे देती। अब जरा देखो, इंस्ट्रूमेंट बना है पाकिस्तान में, फॉरेन बोल दें या पाकिस्तानी बोल दें? फॉरेन तो नहीं बोल सकते, ना ही अभी पाकिस्तानी बोल सकते, आगे देखें सर। लेकिन अगर मैं कहूँ इंस्ट्रूमेंट बना दुबई में, आगे देखने की जरूरत ही कौन सी, फॉरेन है। जो बनते वक्त इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में ना बन रहा हो, वो कभी पाकिस्तानी नहीं होता। याद रखो, एक इंस्ट्रूमेंट बना है मेरे से मुल्तान में, पाकिस्तानी या फॉरेन? आगे देखना पड़ेगा सही, देखना पड़ेगा। ये मेरे बच्चे पेमेंट हो रही है इसकी दुबई में, पाकिस्तानी या फॉरेन? अभी भी सर देख लेते हैं, क्योंकि एक और कंडीशन रहती है। अभी पेमेंट होने में बच्चे वसीम अकरम को, इंग्लैंड है। याद रखोगे, एक इंस्ट्रूमेंट बना है मॉरिशियस, क्या है, पहले समझ में। एक इंस्ट्रूमेंट बना वेस्टर्न इंडीज में, सॉरी, एक इंस्ट्रूमेंट बना मेरे बच्चे चुबुर्जी, देख सकते हैं, अजय देख लेते हैं, लाहौर में बना, आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये पेमेंट होनी है मेरे बच्चे मुल्तान में, आगे नाम ही पूरी हो, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट होनी है, मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप को, तो बुर्जी भी आया, वो मांग रहा था वहां पर, उसको पेमेंट होनी है। रेजिडेंट वो है जो टैक्स, वो नहीं होता जो रेजिडेंट, नेशनल नहीं बात हो रही, रेजिडेंट पाकिस्तान का रेजिडेंट, जो भी उसका तरीका कार होता है। याद रखोगे, बोलेगा वो रेजिडेंट है कि नहीं, जैसा भी जो भी उनका क्राइटेरिया, टैक्स वालों ने बताया हुआ अपना क्राइटेरिया। पाकिस्तान नेशनल की बात नहीं, रेजिडेंट की बात है, पेपर में यही देगा। लोड़ा प्रोविजनल बिल ऑफ एक्सचेंज चेक इज विच इज मेड ड्रॉन इन पाकिस्तान, एक कंडीशन और पूरी हो जाए, बना पाकिस्तान में हो, लाहौर में, और पेमेंट भी मेरे बच्चे हो रही है इसकी, अज्यूम कर लो यहाँ पे कराची में, और पेमेंट हो रही है मेरे बच्चे, कोई भी बंदा कह दो, तैयब बर्दवान को, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, दो कंडीशन पूरी हो रही है, पेमेंट पाकिस्तान में हो रही है, बनाम पाकिस्तान में है, चाहे नॉन रेजिडेंट का हो रही है। पेमेंट मेरे बनाम पाकिस्तान में है, कराची में बन रहा है, मेरे बच्चे पाकिस्तान का रेजिडेंट है, अज्यूम कर लो, कैदी नंबर 804, और पेमेंट होनी है जाके दुबई में, इनलैंड है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा सारी पेमेंट उसी को ही हो रही है। कह रहे जो इंस्ट्रूमेंट, कह रहे एन इंडियन इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स इंडियन इवन इफ इट हैज बीन इंडोर्स इन ए फॉरेन कंट्री। इसका क्या मतलब देखिएगा, ए जो के अज्यूम कर लो पाकिस्तानी है, इसने लाहौर में बैठ के इंस्ट्रूमेंट बनाया, लाहौर में बैठ के इंस्ट्रूमेंट बना रहा, और इसकी जो अज्यूम कर लो, इसकी जो पेमेंट होनी है वो होनी है इमरान खान को, पेमेंट होनी है दुबई में, बना कहां पे है, लाहौर में, पेमेंट किसको होनी है, इमरान खान को, और होनी कहां पे है, दुबई में, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अब इमरान खान ने कहा कि दुबई में जाके पेमेंट होनी, तो मैं कहां पे जाऊंगा, वहां पे मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ जेल में। इमरान खान ने कहा क्या, वहां पे शेख अन निहान के नाम पे इसको ट्रांसफर कर दिया दुबई में, यानी कि पहले पेई ये था, अब पेई कौन बन गया, शेख अन निहान। कहता अब ये क्या होगा, इनलैंड ही रहेगा। कहता अज्यूम कर लो एक इंस्ट्रूमेंट बनते वक्त अगर इनलैंड था ना, बाद में अगर वो कंडीशन पूरी ना भी ना हो, बाहर को इंडोर्स कर देता, अब पेई बाहर का चला गया, बना पाकिस्तान में था, पेमेंट भी बाहर होनी है, मिलनी भी बाहर के बंदे को है, इंडोर्स बाहर के बंदे पे कर दिया, कहता अब भी इनलैंड ही रहेगा। मैंने तो बनते वक्त देखना है हमें, इनलैंड है या फॉरेन। बाद में अगर कंडीशन नाम खराब हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं, जो स्टेटस उसका बनते वक्त था बाद में वही रहेगा। और जो इंस्ट्रूमेंट मान लो इनलैंड ना हो, वो क्या होता है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में अभी हमने डिस्कस किया था, डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसमें आपको पेमेंट के लिए वेट ना करना पड़े, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे फॉरेन पेमेंट हो उसको कहते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे फॉरेन पेमेंट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो इसकी क्या निशानी है मेरे से, टाइम नहीं होता भैया, या टाइम हो तो टाइम पूरा हो चुका हो, वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। 2 मंथ्स आफ्टर डेट, और 2 महीने गुजर गए आफ्टर डेट, तो अब ये क्या बन गया, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट ऐसा जिसके ऊपर फॉरेन पेमेंट मिल रही हो, बनते वक्त अगर वेट करना पड़े तो जाहिर बात है डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और जब वो अगर वेट करना पड़े और तो वेट का टाइम पूरा हो जाए तो क्या बनेगा। अब जस्ट एग्जांपल, ए ने इंस्ट्रूमेंट बना के दिया बी को, और इसके ऊपर लिखा था 2 मंथ्स आफ्टर डेट, आज की तारीख में बनाया 2 फरवरी को,
और इसके ऊपर क्या लिखा, 2 months आफ्टर डेट। अब ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है या टाइम है? टाइम। 2 महीने वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे ये क्या बन जाएगा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको दिखाओ तो पेमेंट मिल जाए फौरन, तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि फौरन पेमेंट वाला, इमीडिएट पेमेंट वाला। तो सर इसमें क्या निशानी है, फिर कैसे पता चलेगा? कहता है विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब होता है, ऑन डिमांड, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट, ऑन डिमांड पे दिस अमाउंट टू मी। ऐसे भी लिखा जाता, अच्छा मी भी लिखा जाता है, मैं आपको बिल ऑफ चेंज बना के दे रहा हूँ, ऑन डिमांड प्लीज पे दिस अमाउंट टू मी। बात समझ आ रही है? ये ना कहना सर नाम नहीं लिखा हुआ, आप साइन तो किए है ना मैंने, मैं ही हूं, जैसे चेक पे लिख लेते हो सेल्फ, मैं ही हूं, मैं। इट इज एक्सप्रेस टू बी सो, या इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल एट साइड, प्लीज पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा एट साइट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब भी इसको देखोगे पेमेंट कर दो, ये भी डिमांड होता है, जब देखोगे पेमेंट कर दो। या ऑन प्रेजेंटमेंट, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा ऑन प्रेजेंटमेंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। अब ये भी टाइम नहीं है, जब भी वो प्रेजेंट करेगा मैं इसको पेमेंट कर दूँ। एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, ऑन डिमांड, जब ये अल्फाज हो तो पेमेंट क्या होती है, ये क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। या नो टाइम फॉर पेमेंट स्पेसिफाइड, या मान लो ये अल्फाज ना भी लिखे हो, टाइम भी ना हो, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा, साइन किया बस, कहीं कुछ है ही नहीं, तो ये भी क्या है, डिमांड। द बिल आर नॉट एक्सेप्टेड आर इनडोर्स आफ्टर इट इज ओवरड्यू, यानी कि अगर टाइम था और टाइम पूरा हो चुका है, इसको कहते हैं ओवरड्यू इंस्ट्रूमेंट। अगर टाइम हो और टाइम पूरा हो चुका हो, क्या लफ्ज बोलते हैं, ओवरड्यू इंस्ट्रूमेंट। तो उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये 4 निशानियां डिमांड की। कहता है एट साइट एंड प्रेजेंटमेंट मींस ऑन डिमांड, यही मतलब होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड इज पेबल इमीडिएटली, सादा अल्फाज। क्या रखोगे मेरे बच्चों? टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वही बात मेरे से, जिसपे कुछ अर्सा वेट करना पड़े, चाहे वो आधा घंटे क्यों ना हो, टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा, ये याद रखना। फौरन पेमेंट ना मिले इमीडिएट, आपको वेट करना पड़े, चाहे वो मिनटों का ही क्यों ना हो, समझो वो क्या है, टाइम इंस्ट्रूमेंट। क्या रखो, या तो आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, वैसे टाइम ऐसे मिनट तो नहीं होते, दिन ही होते हैं वैसे, तो समझा रहा हूं आपको, आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। बेटा देखा, हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट बना उस वक्त है जब इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हुआ है। हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट किस मुल्क में हुआ है, जाहिर बात है, एक इंस्ट्रूमेंट अभी लिखना शुरू किया, कंप्लीट है नहीं, तो इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं अभी। जब वो कंप्लीट हो गया है, हम देखेंगे किस मुल्क में जाके हुआ। आप कोई सुपरसोनिक जहाज में बैठे हुए, स्पीडो स्पीड, मुल्क से मुल्क क्रॉस हुए जा रहे हैं, हम देखेंगे किस मुल्क में जाके वो इंस्ट्रूमेंट हाँ बना है। तो मेरे बच्चे वही पता चले, मान लो कि वो ना अंटार्कटिका में हुआ है, जो मर्जी है, हमने तो देखना बना कहाँ पे। अब पाकिस्तान में नहीं बना तो रौला ही मुक्का यार। यार बेशर्मो बैठ जाओ, बंदे बन जाओ, पाकिस्तान की फिजा में बनाया तो क्या हुआ, लेकिन खुदाई तो किसी और की थी, है पाकिस्तान। अच्छा पूछो क्या है? कि अब वो पाकिस्तान फिजा में बना, लेकिन वो लैंड किसी और मुल्क में हो गया तो यार मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान, हदूद के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होगा बनेगा वो पाकिस्तानी है, फिर हवा में तो बदल, बाकी कंडीशन 2 में से एक बता देना। फिर हवा में कैसे पता लगेगा? भाई हवा भी तो साड़ी है ना, जमीन की गहराइयों तक और आसमान की बुलंदियों तक ये पाकिस्तान है। पिछले दिनों में आपने देखा नहीं कि जो नरेंद्र मोदी है वो इजाजत लेके फ्रांस जा रहा था और वो उसने पाकिस्तान की हदूद से गुजरा है। तो इजाजत लेके, हाँ तो इजाजत लेके होता है, ऐसे थोड़ी, हमारा मुल्क है, किसी के बाप का है। हाँ तो ऐसे कैसे? ये बात समझ आ गई कुछ? तो आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, ऑन ए स्पेसिफिक डे, ये भी लिखा जा सकता है, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा निकी ईद पे, जो भी दिन है उस दिन, स्पेसिफिक डे भी लिख सकते हैं, ईद उल अजहा या कोई और इवेंट, ऑन द हैपनिंग ऑफ इट विच इज सर्टन ऑन द डेथ ऑफ फलाना बंदा। अच्छा ये लिखा हो आफ्टर 7 days ऑन द डेथ ऑफ फलाना बंदा, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा, ये भी तो टाइम इंस्ट्रूमेंट ही है ना। ऐसे कहना कि ऑन द डेथ ऑफ फलाना बंदा, ये भी टाइम है, क्योंकि अभी कौन सा मर गया टाइम लगेगा ना उसका, याद रखोगे।
कहता है टाइम बिल हो सकता है, टाइम चेक हो सकता है, सॉरी टाइम नोट हो सकता है, लेकिन कभी भी टाइम चेक नहीं हो सकता। देखेंगे आगे। चेक कभी, चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कभी टाइम नहीं होता, उसमें टाइम की जगह नहीं होती। लो बेटा, अब आओ शुरू में भाग के, शुरू में आ जाओ, शुरू में आ जाओ, शुरू में चैप्टर के शुरू में। पहले बता दे दे 2 माह टाइम हो तो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। अगर चेक पहले दे दे 2 माह का टाइम, तो टाइम है ना। कैश होना है जाके मार्च में या अप्रैल में। हाँ तो टाइम है ना। टाइम इंस्ट्रूमेंट हाँ, होगा। ये कह रहे थे डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है चेक। और नहीं, चेक हमेशा ही डिमांड होता इससे ज्यादा है। आपने क्लासेस ली है रेगुलर? नहीं है कहाँ से, यहीं से ली है? बंदा वन तो सारा खता ही खूज पाता है। ये तो सारा समझ गए। रेगुलर में कैसे क्लासेस ली हैं आपने? रेगुलर में दिए लाइसेंस। अच्छा, चलें अभी मैं बताता हूँ। वो कह रहा है भाई कि सर अगर आज चेक एक बना के दिया है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक चेक दिया आज की तारीख पे, और यहाँ पे ऊपर तारीख लिखी आ रही होगी, मेरे से तारीख लिखी आती है चेक के अंदर, मान लो एचपीएल का चेक है, इसके ऊपर तारीख लिखी आ रही होगी। और जब तारीख लिखी आ रही है तो एज्यूम कर लो इसने कहता है आज बनाया है, और यहाँ पे जो तारीख लिख दी है सर 2 महीने के बाद की लिख दी है, मान लो 13 अप्रैल 2025 ये तारीख लिखी हुई है पे, जो भी है बाकी ये चेक बनाऊंगा। तो ये सर ए ने अगर ये चेक बी को दिया है तो ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है या टाइम इंस्ट्रूमेंट है? बताओ, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है या टाइम इंस्ट्रूमेंट है? जब कानून ने बकवास कर दी है चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन सर ये तो 2 महीने वेट करना पड़ेगा ना। भाई 2 महीने अपने घर रख के वेट करेगा ना चेक को। जब बैंक को लेकर जाए, बैंक में कब लेकर जाएगा? 13 तारीख को। जब चेक बैंक में लेकर जाएगा, बैंक को क्या पता ये कब बना था? उसको यही कि आज ही बना, आज मेरे पास आ गया। लेकिन सर अगर आज ले जाए, आज वो छानी देंगे नहीं इसको, उसको आज लेके जा ही नहीं सकते। चेक चेक कब लेकर जाएंगे? ड्यू डेट के ऊपर, और जब ड्यू डेट पर लेके जाएंगे बैंक को क्या पता कब मिला है? बैंक को तो यही है कि आज ही मिला। इसलिए चेक हमेशा ही क्या होता है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट यार, क्योंकि उस तारीख से पहले वो चेक लेना नहीं उन्होंने। तो बेटा जल्दी से शुरू के अंदर आ जाओ आप, चैप्टर करेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने पढ़ा है इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेरर भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। अब पता चल गया पेबल टू बेरर का मतलब क्या है। मैंने आपको ये चेक बना के दे रहा हूँ, यहाँ पे तारीख लिख देता हूँ, मान लो बेटा आप नूरुल मीन, नाम क्या आपका? इनामुल्लाह। जरा देखना, आपको एक चेक बना के देने लगे। जो तूने हाल किया ना, 1 रुपए का चेक, सारा सत्यानाश करते हैं तैयारी का। और तारीख लिख दी इसकी, मान लो 13 फरवरी 2050। ये इसको चेक इशू करके दे दिया है इनामुल्लाह को। अब मेरे से मुझे ये बताओ, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या बेरर है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या बेरर है? नाम और चेक रू गोली मार बेशर्मा, नाम के सामने देख रहे हैं। क्या चेक हमेशा ऑर्डर नहीं होता? कहता ऑर्डर है चेक है, वो डिमांड होता है हमेशा पक्का। नशइयो, यहाँ पे क्या है ये ऑर्डर है या बेरर है? भाई नाम लिखा रहा है पेई का, मिलनी किसको पेमेंट? देखो तो ये ऑर्डर बेरर किस लिहाज से होता है? पेई का नाम ना लिखा रहा हो, बेरर नाम लिखा रहा तो ऑर्डर। क्या इनामुल्लाह का नाम लिखा रहा है तो ये ऑर्डर है या बेरर है? ऑर्डर है। अब मुझे बताओ अगली बात, ये डिमांड है या टाइम है? डिमांड। चेक है ना, चेक हमेशा ही डिमांड होता है। सर पेमेंट तो मिलनी है 2050 में, इनामुल्लाह चेक बैंक में कब लेकर जाएगा? 2050 में। तो बैंक को क्या पता चलेगा कि 2025 में मिला था इसको? याद रखोगे, जो भी है गोली मारो, चेक हमेशा ही डिमांड होता है। जब कानून कोई बकवास कर दे, मान लो, याद रखोगे, पक्की बात। अच्छा, इनामुल्लाह का नाम मैं यहां से मिटा दिया, चेक इशू करके दिया इसको। अब बताओ इनामुल्लाह के हाथ में ऑर्डर है बेरर है? बेरर है, याद रखोगे। तो फिलहाल पेबल टू ऑर्डर भी हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट, और पेबल टू बेरर भी हो सकता है। अभी बताओ ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने, ये ऑर्डर है या बेरर है? क्यों? पे का नाम लिखा है। अब अगली बात, टाइम है या डिमांड है? कैसे पता चला? 3 months आफ्टर डेट। सियाने लोग आप यार,
जानबूझ के बोले बदल बन जाते। यहाँ पे ऑन डिमांड लिखा होता, यहाँ पे ये मोटा ही दो, ऐसे बना होता, अभी डिमांड, टाइम ही नहीं। समझ तो आ रही है ना थोड़ी बहुत, इसलिए मैंने आपको कहा था आगे के बढ़ते जाओ, चीजें थोड़ी सी समझ आती जाएंगी, या पहले भी जाती जाएगी। आइदर पेबल टू ऑर्डर, वही बात मेरे अच्छे। अब देखो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जब हम पेबल टू ऑर्डर लिख रहे होते हैं, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है जिसमें पे का नाम लिखा रहा हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं पे आजम, ओनली नहीं लिखना, ऐसे कोई अल्फाज नहीं लिखने जिससे इंस्ट्रूमेंट आगे उसके नेगोशिएट ना हो सकता। पे आजम और ऑर्डर भी लिख सकते हैं, या पे आजम और बाबर भी लिख सकते हैं, ऐसे मेरे बच्चों। इसी तरह मेरे बच्चे जो बेरर है वो कैसे लिखेंगे, पे आजम और बेरर, हाँ ये ध्यान रखना, रेगुलर क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर नाम के साथ आगे फिर बेरर लिख दिया जाए वो बेरर ही होता है। आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू दाऊद आर बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, तो ये बेरर है, याद रखोगे मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना, पेपर के अंदर वो दे देगा सिनेरियो, मैं बता रहा हूं आपको, देगा ये सिनेरियो, पूछेगा अच्छा बताओ ये ऑर्डर है ये बेरर है, जब नाम के साथ आगे बेरर लिखाएगा आपने कहना बेरर है, पक्की बात है, बेरर लिखा तो हुआ आगे, ये क्या है, बेरर ही है, मुक्कर गए ना। मैं थोड़ा सा बस इनको वर्गलाने की दे रहा, मुझे लग रहा था बात आएगी कोई ना कोई, थोड़ा सा खराब किया भाई, अगर नाम के साथ बेरर लिखा हो बेरर ही रहेगा, याद रखोगे, वो ऑर्डर नहीं बनेगा, नाम की वहां पे कोई हैसियत नहीं, अगर लफ्ज आगे बेरर आ गया तो नाम की कोई हैसियत नहीं है, ये क्या होगा, ये बेरर होगा, ध्यान रखना मेरे से। आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू दाऊद आर बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, दाऊद साहब के हाथ में इंस्ट्रूमेंट क्या है, बेरर है, दाऊद साहब आगे इंस्ट्रूमेंट को देते हुए साइन करने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है ऐसे कह दे, एक इंस्ट्रूमेंट दाऊद साहब को मिला हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू दाऊद साहब आर बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, दाऊद साहब सोच रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट को आगे मान लो कि इकराम साहब को देना है, अब वो कह रहे हैं कि मैं साइन करके दूं या बगैर साइन के दूं, बगैर साइन के, क्योंकि ये क्या है, वो कहेगा, कई लोग कहेंगे सर नाम तो लिखा हुआ दाऊद का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे लफ्ज और बेरर लिखा हुआ ना, तो ये बेरर ही होगा, या पे बेरर या पे बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, जो मर्जी अल्फाज बोल दो लिखे जा सकते हैं, क्या रखोगे, ये इन अल्फाजों के साथ वो बेरर ही होगा, या जगह खाली छोड़ दो बेरर ही होगा, क्या रखोगे। ये हमने देख लिया, अभी हमने डिस्कस किया था, दोबारा आपको बता रहा है, कहता है कि ये जो सेक्शन 35 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956, स्टेट बैंक एक्ट है ना कि ऑर्डिनेंस, अगर कहीं मैं ऑर्डिनल लफ्ज बोलता हूँ तो कभी कभार वैसे ही बोल दिया करता हूँ, तो एक्ट है ये 1956, इसने प्रोहिबिट किया हुआ, सिरे से मना किया हुआ, कोई भी बंदा प्रॉमिस नोट बनाते वक्त उसको बेरर नहीं बनाएगा, बनाते वक्त आगे बेरर बन सकता है एंडोर्समेंट में, कोई भी बंदा बनाते वक्त बिल ऑफ एक्सचेंज को पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं बनाएगा, टाइम के साथ बेरर बना लो, इसको ध्यान रखना मेरे बच्चे। इजी ट्रांसफरेबिलिटी, कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट होता है बड़ा इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, और ए ने इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए बी का नाम लिखा था बी आर ऑर्डर, बताओ बी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है बेरर, ऑर्डर है, बी का नाम लिखा आ रहा है, बात समझ आ रही है कि नहीं, अगर लिखता बी और बेरर तो फिर बी का हाथ में बेरर होता, फिलहाल तो ऑर्डर है, बी आगे इंस्ट्रूमेंट देना चाह रहा सी को, इस इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड पे जगह बनी होती है इंडोर्समेंट के लिए, मान लो बी पकड़ेगा इंस्ट्रूमेंट लिखेगा 2, मान लो इसने सी का नाम लिख दिया है और बी ने साइन करके इंस्ट्रूमेंट दे दिया सी को, अब सी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है बेरर है, अगेन ऑर्डर है क्योंकि उसका नाम लिखा रहा है। अच्छा सी ने आगे उससे डी खरीदा, डी से मिस डी से, और यही इंस्ट्रूमेंट डी को देने जा रहा है, उसने लिखा 2, अपने सी ने साइन किए और डी का नाम नहीं लिखा, अब डी के हाथ में मेरे से क्या है, यार यहाँ पे लिख दिया 2 बेरर और सी ने अपने साइन करके इंस्ट्रूमेंट डी को दे दिया, अब डी के हाथ में क्या बेरर, क्या लिखा सी आर डी आर बेरर, सॉरी डी आर बेरर, तो फिर भी डी के हाथ में क्या बेरर, और बेरर इंस्ट्रूमेंट है और मिस डी इसको आगे देना चाह रही है मिस्टर ई को, तो मेरे से क्या करेगी 2, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रांसफर कर दे, डिलीवर कर दे। अगर एक बेरर इंस्ट्रूमेंट हो किसी के हाथ में, मिस डी के हाथ में बेरर है, तो डी को आगे देते हुए क्या करना है, साइन नहीं करना, सिर्फ डिलीवर करना, यानी कि अगर पे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो साइन करके आगे डिलीवर करोगे, साइन करके डिलीवर करोगे, अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट हो तो सिर्फ डिलीवर करोगे, ऑर्डर हो तो साइन करके, क्यों ऑर्डर है तो आपका नाम लिखा ना, साइन करोगे तो आगे ट्रांसफर होगी मलकियत, अगर आपका नाम ही नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो फिर जैसे करेंसी नोट हमने डिस्कस किया था, ये बेरर है, इसको साइन करके आगे नहीं देना होता, साइन करो तो आपके मुंह पे मारेगा वो बंदा, रख लूँ आपने गोली दूजा दे, चलना ही नहीं। लेकिन यही अगर आप मोटरसाइकिल के कागज हैं आपके पास, आपका नाम लिखा हुआ, साइन करके आगे दोगे उसको, बात समझ आ रही कि नहीं, सेम वही है, अगर नाम लिखा रहा तो ऑर्डर, तो साइन करके आगे डिलीवर करो, साइन करके डिलीवर भी करना है, साइन करके अपने पास ही रखा तो ये भी मेरे बच्चे इंडोर्समेंट नहीं होती, खैर इजी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स,
इसका मतलब देखिएगा मेरे से, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होते हैं? एक जनरल बात मैं बच्चों को यहाँ पे बताया करता हूँ। वैसे तो मेरे से आम जिंदगी के अंदर क्या होता है, अगर किसी मिस्टर ए है, हमने कहा था मिस्टर ए की गाड़ी गुम होगी, मिल गई बी को, और बी ने आगे मिस्टर सी को भेज दी, मान लो ये 40 लाख रुपए की, और सी ने ईमानदारी के साथ बेचारे ने मिस्टर बी से ये गाड़ी खरीदी है, उसको नहीं पता ये चोरी की है। अब बताओ ये गाड़ी मिस्टर ए के पास वापस आएगी या सी के पास ही रहेगी? हमने कहा कि ए को वापस मिलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितनी मर्जी ईमानदारी से कोई चीज खरीदें। जिस बंदे के पास खुद के पास उस चीज का टाइटल ना हो, वो मालिक ना हो, वो आगे मलकियत कैसे ट्रांसफर कर सकता है? कानून कहता मैं भी हैरान हूं, ऐसे हो ही नहीं सकता। एक बंदा मालिक ना हो, मलकियत आगे किसी को कैसे ट्रांसफर कर सकता है? इसलिए मेरे बच्चे ये चीज गाड़ी वापस मिस्टर ए के पास वापस आएगी, चाहे 40 लाख की उसने खरीदी है। लेकिन मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसकी एक्सेप्शन है। होल्डर इन ड्यू कोर्स नेगोशिएशन में ऐसा बंदा होता है, मिस्टर ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, बी से इंस्ट्रूमेंट चोरी हो गया, सी के पास चला गया, ये चोर है मेरे बच्चे। इस इंस्ट्रूमेंट मिस्टर सी ने आगे इस इंस्ट्रूमेंट को आगे एक मासूम बंदा जिसने 5 कंडीशन पूरी की है, होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने वाली जो भी पढ़ेंगे, ये 5 कंडीशन पूरी करके इस इंस्ट्रूमेंट को चोर से एक्सेप्ट कर लेता है, इसके हाथ में आती इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल वैलिड हो जाएगा और ये सही मालिक कहलाएगा, और ये पिछली किसी भी पार्टी पर केस करके पैसे रिकवर कर सकते। याद रखोगे, ऐसे बंदे को कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो आगे पार्टीज की बात करने लगा, मेकर पता चल गया कौन होता है, प्रॉमिस नोट में मेकर कौन होता है, डेटर, बिल ऑफ चेंज में मेकर, ड्रॉयर कौन होता है, वही बात, ड्रॉयर बिल ऑफ चेंज में जो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता है, पे जिसको भी प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ चेंज और चेक में पेमेंट मिलनी होती है, ड्रॉई हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में हुआ करेगा, ड्रॉई। और एक्सेप्टर वही ड्रॉई जब बिल को एक्सेप्ट कर लेता क्या बन जाता? तो इनमें से 2 ओहदे कौन सा एक बंदा संभाल सकता है? ठीक हो, जो बेटा होल्डर किसको कहते हैं? कहते हैं जो 2 कंडीशन पूरी करते हैं वो होल्डर होता है। ऐसा बंदा जो इंस्ट्रूमेंट अपने पास रख सकता हो और उसके ऊपर अमाउंट रिकवर कर सकता हो, ये होल्डर है। ऐसा बंदा जिसके पास इंस्ट्रूमेंट हो, उसको अपने पास रखने का भी हक रखता हो और उसके ऊपर अमाउंट रिकवर करने का हक रखता हो, वो होल्डर है। जिसमें इन दोनों में से कोई कंडीशन पूरी ना, जस्ट एग्जांपल, अगर आपने चोरी किया इंस्ट्रूमेंट, आप अपने पास रखने का हक ही नहीं रखते, आप होल्डर नहीं। अगर आपको गुमा हुआ इंस्ट्रूमेंट मिला, आप मालिक को वापस करोगे, तो आप होल्डर नहीं हो। तो आप अपने पास इंस्ट्रूमेंट रख सकते हो, जैसे मिस्टर ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, बी ने आगे ट्रांसफर, चलो बी मर गया, इसकी प्रॉपर्टी चली गई सी के पास, तो सी क्या बन गया? उसका होल्डर। ये इंस्ट्रूमेंट अपने पास भी रख सकता है, इसके बाप से विरासत में मिला, और पेमेंट भी रिकवर कर सकते हैं। याद रखोगे, लेकिन सादा अल्फाज में, चोरी का इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो या गुमा हुआ आपको मिले, ये आप होल्डर नहीं, उसके लिए 2 कंडीशन पूरा होना जरूरी है। पोजेशन का हकदार हो, अमाउंट रिकवर करने का हकदार हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? जिसमें जो 5 कंडीशन पूरी करेगा, इसी से निकालिए वो 5 कंडीशन। 5 कंडीशन कौन कौन सी है? एक तो होल्डर हो, वो 2 कंडीशन पूरी करे, अपने पास रख भी सकता हो, अमाउंट भी रिकवर कर सकता हो, और होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बना हो। अगर ए ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया है बी को 1 लाख रुपए का, तो बी ने 1 लाख रुपए की वर्थ की कोई चीज ए को दी हो, तब उसका होल्डर बना हो। क्या रखोगे? होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी कि आप मुनासिब वैल्यू की कोई चीज है कि अगर आप होल्डर बन रहे हो तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स होंगे। चलो ए ने दिया, एक ने तो चलो सही 1 लाख की चीज खरीदी थी, 1 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट बना के बी को दे दिया, बी ने आगे इंस्ट्रूमेंट दिया, ट्रांसफर किया सी को, सी से उसने क्या किया? उसने गिफ्ट में ट्रांसफर कर दिया सी को। अब सी मेरे बच्चे गिफ्ट में मिला उसको इंस्ट्रूमेंट, ये वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके बनाई। और वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? जितने का इंस्ट्रूमेंट हो उतना बदले में कोई सब्सिडी या गुड्स दी। कंसिडरेशन का खाली होना काफी नहीं होगा, उसका मुनासिब होना भी जरूरी है। एजुकेट कंसिडरेशन याद रखो। अगर आपके पास किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ 1 लाख रुपए का, मेरे पास ये मोबाइल 40,000 का, मैं 40,000 का मोबाइल देकर आपसे लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट ले लिया, मैं होल्डर हो सकता हूँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकता। याद रखोगे। और होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको पता है कि जिसके हाथ में आते इंस्ट्रूमेंट सब रंगियों से पाक हो जाते, उसका टाइटल बिल्कुल इफेक्टिव हो जाता है, चाहे पीछे डिफेक्टिव भी हो। तो होल्डर बने, होल्डर इन फॉर वैल्यू, और बिफोर मेच्योरिटी कहता है कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट के मालिक बने हो आफ्टर मेच्योरिटी, ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को आज 2 फरवरी को, और उसके ऊपर लिखा था 1 मंथ आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट बी आर ऑर्डर, और ये इंस्ट्रूमेंट बना के किसको दे दिया? बी ने, ए ने बी को, बी ने मेरे 1 मंथ, अब अज्यूम कर लो 12 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, बी ने आगे इंस्ट्रूमेंट दिया सी को, और ये दिया मेरे अज्यूम कर लो 10 मार्च को, अभी मान लो पूरा महीना पूरा नहीं हुआ, सी ने आगे इंस्ट्रूमेंट दिया डी को, और ये दिया मेरे 20 मार्च को, ये मैच्योरिटी के बाद दिया है, तो डी मेरे होल्डर हो सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकता। सी होल्डर हो सकता है अगर वो बाकी कंडीशन भी पूरी कर रहा है। बिफोर मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में आया हो, अगर उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गई है, उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट मिला, तो आप होल्डर हो सकते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स
नहीं हो सकता। फिर कहता है कि अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो तो फिर उसका कहता है रीजनेबल टाइम में आप उसके मालिक बने, क्योंकि डिमांड इंस्ट्रूमेंट में फॉरन पेमेंट मिल रही होती है, उसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी तो उसी वक्त बन जाती है जब वो इंस्ट्रूमेंट बना था। कहता है अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो तो इसमें आप कब इंस्ट्रूमेंट के मालिक बने, एक रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या है वो कानून जाने, हमें उससे कोई लेना देना। और कंप्लीट एंड रेगुलर, यानी कि उसमें सारे एसेंशियल पूरे हुए होने चाहिए, कोई एसेंशियल मिस ना हो, जो पीछे हम पढ़ गए हैं ब्लॉक चेन में एसेंशियल बनाते वक्त, प्रॉमिस नोट में एसेंशियल। और होल्डर इन गुड फेथ, इंस्ट्रूमेंट मिस्टर ए ने दिया बी को, और बी ने आगे मेरे बी से इंस्ट्रूमेंट चोरी कर लिया सी ने, और सी आगे इंस्ट्रूमेंट डी को दे रहा है, और डी को शक पड़ रहा है कि मिस्टर सी चोर है, तो उसको शुबा है इसके ऊपर, शक के साथ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना आपने। अगर आपको किसी इंसान पे शुबा भी हुआ ना, या ये चोर हो सकता है, फिर भी आपने इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, आप होल्डर हो सकते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकते, याद रखो। और होल्डर क्या करता है मेरे, होल्डर पिछली सारी पार्टी पर केस नहीं कर सकते, जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स पिछली सारी पार्टी पर केस कर सकते। जस्ट एग्जांपल, ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, ये 50,000 का इंस्ट्रूमेंट है, ए ने बना के दिया बी को प्रॉमिस नोट, बी ने आगे दिया सी को 50,000 का कुछ खरीदा, और ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया सी को, सी ने मेरे से गिफ्ट कर दिया डी को, गिफ्ट मिला है मेरे से, ये डोनर है और ये डोनी है। अब ये गिफ्ट से मिस्टर डी मालिक बना, होल्डर है, होल्डर डी कौन, जस्ट होल्डर। वैल्यूएबल कंसिडरेशन दी नहीं इसने, गिफ्ट में मिला, किसी को विरासत में मिला हो, गिफ्ट में मिला हो, कम कंसिडरेशन के ऊपर मिला हो, वो होल्डर होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होता। अब डी पिछली सारी पार्टी पर केस कर सकता है, वो कहता नहीं, जैसे डी इस पर केस नहीं कर सकता, उसने लिया दिया नहीं उससे कुछ भी, हाँ इन पर केस कर सकता है डी, इनसे पैसे रिकवर कर सकता, अगर वो ना दे रहे हो केस करके भी रिकवर कर सकता, लेकिन वो सी पर नहीं कर सकता, क्यों, सी को दिया ही कुछ नहीं, याद रखो, इनसे रिकवर कर लो, करेगा भी तुम ही से ना, वैसे समझा रहा हूँ। मेरे बच्चा मटीरियल अल्ट्रेशन का बोला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर तारीख चेंज कर दें, या अमाउंट चेंज कर दें, या टाइम लिखा हो तो 3 मंथ्स आफ्टर डेट उसको आप चेंज करके 1 कर लो, या कुछ इस तरह का, या जगह लिखी होती है इन लाहौर पेमेंट होनी है, आप उसको चेंज कर दो। अगर इस तरह का कुछ भी होगा मेरे बच्चे, या कुछ उसमें और चेंज, या पहले जगह लिखी हुई थी उसमें एक और जगह ऐड कर दी गई, इस तरह की जो चेंजेस होते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो मटीरियल मेरे बच्चे अल्ट्रेशन कहलाती है। ऐसी अल्ट्रेशन हो तो पिछली सारी पार्टी से साइन करवा लेना चाहिए, अगर साइन किए बगैर, पिछली पार्टी से पूछे बगैर अल्ट्रेशन करते हो, तो मेरे बच्चे ये इंस्ट्रूमेंट को इनवैलिड कर देती है। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क है, मीनिंग ये मेरे बच्चे, होल्डर इज ये कानूनी तौर पे इंस्ट्रूमेंट का मालिक बनता है, और उसके ऊपर अमाउंट भी रिकवर कर सकता है, तो अपने पास रख भी सकता है कानूनी तौर पे, और अमाउंट भी रिकवर कर सकता है। अब चोर अपने पास रख सकता है लीगली, अमाउंट रिकवर कर सकता है नहीं, किसी को मिली हुई गुमी हुई चीज मिले अपने पास रख सकता है नहीं, लीगल मालिक बन जाता है नहीं, याद रखोगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स वही बात मेरे, 5 कंडीशन पूरी की है, इसमें लिखी हुई है सारी। होल्डर बना है इन ड्यू कोर्स इज ए पर्सन हु अक्वायर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोनाफाइड, ईमानदारी से कंसिडरेशन देके, और जिसकी पेमेंट अभी स्टिल ड्यू है बिफोर मैच्योरिटी। होल्डर कंसिडरेशन जरूरी है नहीं, यहाँ पे जरूरी है, पक्की बात है, बगैर कंसिडरेशन के इंस्ट्रूमेंट नहीं लिए। राइट टू सू, क्या ये पिछली सारी पर पार्टी पर केस कर सकता है नहीं, अभी हमने देखा गिफ्ट में मिला तो पिछली सारी पार्टी पर केस नहीं हो सका, डोनर पर केस नहीं कर सकता, ये पिछली सारी पार्टी पर केस कर सकता है, क्योंकि ये कभी किसी का है ही नहीं, किसी ने एहसान इस पर किया ही नहीं। हाँ, गुड फेथ, इसमें इंस्ट्रूमेंट शक के साथ ले लो तो होल्डर हो सकते, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकते, लेकिन अगर बगैर शक के लिया है तो फिर मेरे बच्चे आप क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, बेटर टाइटल, होल्डर को जब अगर कोई टाइटल पीछे थोड़ी बहुत कमी हो तो होल्डर को इंस्ट्रूमेंट मिले, वो डिफेक्ट के साथ मिलेगा। जस्ट एग्जांपल, ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को 50,000 रुपए, 50,000 का मिस्टर बी ने आगे मिस्टर सी से कुछ 60,000 का कुछ खरीदा, और बी सोच रहा है ऐसा कर तो यही इंस्ट्रूमेंट सी को दे दे, तो ये तो 50 का था, इसे पकड़ा यहां से 60 कर दिया और सी को दे दिया। अब ये चेंज हुई थी अमाउंट, सी को चाहिए था, अगर ये अमाउंट चेंज हुई थी, मिस्टर बी को कहता है ए से भी साइन करवा, लेकिन उसने नहीं किया, और ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर लिया उसने ऐसे अल्ट्रेशन के साथ। अब मेरे बच्चे सी बी से अमाउंट रिकवर कर सकता है कानूनी तौर पे, लेकिन ए से रिकवर नहीं कर सकता, तो होल्डर जो ये जस्ट होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं रहा, याद रखोगे, ये होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ये पिछली सारी पार्टी पर केस नहीं कर सकता, ए पर नहीं कर सकता यहाँ, हाँ बी पे कर सकते, 60,000 बी से रिकवर कर सकते, याद रखोगे। गुड फेथ के अंदर इसने लिया है तो नहीं पता चला, फिर कर सकता है यार चेंज नजर आ रही है सारी, अगर मिसाया ऐसे की होती कि नजर भी ना आती ऐसे होती नजर ना आ रही तो फिर होता बेटा।
मेच्योरिटी, होल्डर आफ्टर मेच्योरिटी आप इंस्ट्रूमेंट के मालिक बने हो तब भी आप होल्डर हो, लेकिन होल्डिंग ड्यू कोर्स बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट बिफोर मेच्योरिटी एक्सेप्ट करना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट कैसे आगे ट्रांसफर करते हैं? नेगोशिएशन से। कहते हैं नेगोशिएशन क्या होती है भाई? अगर तो इंस्ट्रूमेंट है, मान लो कि ऑर्डर, तो साइन करके आगे देना, नेगोशिएशन। अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो डिलीवर करना, नेगोशिएशन। तो इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट कब होती है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की इंडोर्समेंट होती है। जो बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी इंडोर्समेंट नहीं, वो नेगोशिएशन है, जस्ट डिलीवर कर दो, नेगोशिएट हो जाएगा। इंडोर्समेंट का मतलब ही क्या है? साइन करके इंस्ट्रूमेंट आगे देना। जब साइन करके इंस्ट्रूमेंट आगे दे रहे हो, चाहे कुछ लिखो साथ, कुछ अल्फाज या ना लिखो, वो आपकी मर्जी। जैसे हम लिखते थे टू, या कुछ अल्फाज लिखकर अगले अगले बंदे को दे दो, साइन करना पड़ेगा। जब मेरे नाम पे इंस्ट्रूमेंट है, मैं आगे आपको देना चाह रहा हूं, मुझे साइन करके देना पड़ेगा। साइन करते वक्त कुछ और अल्फाज भी साथ यूज करने तो कर लो, नहीं तो वैसे ही दे दो। लेकिन जो, यानी कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है? इंडोर्समेंट, साइन करके आगे डिलीवर करना है। बेरर इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है? जस्ट नेगोशिएशन, यानी कि डिलीवर कर दो। इंडोर्समेंट कहता है कैसे होती है? साइन करना। और साइन मेरे बच्चे किस पर करने हैं? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। साइन लाजमी तौर पे किस पे करने हैं? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। कहता है सर इंस्ट्रूमेंट पे इतनी इंडोर्समेंट हुई हुई है आगे आगे, जगह ही नहीं बची, ना फ्रंट पे ना बैक पे। तो फिर कहता है कि आप क्या कर लो, इसके साथ एक स्लिप ऐड कर लो। और स्लिप को का नाम क्या होगा? अलाउंस। अगर मान लो उसके साथ एक और पेपर ऐड कर लो, उसके ऊपर इंडोर्समेंट करनी शुरू कर दो। अगर जगह और कर दो मुझे, फिर एक कागज ऐड कर दो, अलाउंस। और मेरे बच्चे कहता है कि साइन करेगा, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो साइन, अगर दूसरा तो मेरे बच्चे वैसे ही। और कहता है नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड इज नेसेसरी, जब ये साइन कर रहा होगा तो सात अल्फाज यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये इंडोर्समेंट भी कब कंप्लीट होती है? साइन करके जब हम इंस्ट्रूमेंट आगे डिलीवर करोगे। नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट मस्ट बी द इंटायर इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर ए इंस्ट्रूमेंट दे रहा बी को, ए ने बना के दिया इंस्ट्रूमेंट बी को 50,000 का, और बी ने आगे मेरे बच्चे एज्यूम कर लो 30,000 का कोई सी से खरीदा है, वो बी सी को पूरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर सकता है। ये नहीं कहेगा कि ये 50,000 के इंस्ट्रूमेंट्स में से 30,000 में तुझे ट्रांसफर कर रहा हूँ, 20 अभी भी मेरा है। ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पूरा इंस्ट्रूमेंट आगे इंडोर्स करना है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो तारीख, जो अमाउंट जिस बंदे का नाम पे के तौर पे लिखा हो, उस बंदे को जब आप पेमेंट कर देते हो रूल्स के मुताबिक, तो उसको कहते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ये मेरे बच्चे हमारा चैप्टर नंबर